सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं, अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम हमारे पहले चैप्टर का खात्मा करने वाले हैं, यानी कि हम हमारे टिश्यूज चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। अगले लेक्चर से हम लोग फ्रॉग महाराज की स्टडी की ओर बढ़ रहे होंगे और फ्रॉग को बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे, जो कि आपके 11th क्लास के सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस का भी पार्ट है, एज वेल एज नीट के सिलेबस में भी उसको ऐड कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ हम लोग कॉकरोच भी पढ़ते रहेंगे, यानी इन कमिंग 2 वीक्स हम लोग 3 चैप्टर्स खत्म कर चुके होंगे, टिश्यूज, फ्रॉग एंड कॉकरोच। और उसके बाद हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली घुस रहे होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि टिश्यूज पे हमने इतनी बढ़िया कमांड हासिल कर ली है। 9 लेक्चर्स में हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें बहुत डिटेल्ड वे में आपको कराई गई हैं। आपको फिजियोलॉजी में बिल्कुल भी दिक्कत अब नहीं होगी। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन के, जो आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते होंगे। आपको बस टॉपिक्स के बीच में लिंक बनाना होगा, जिसके लिए आपका भाई यहां पर खड़ा है। तो कोई टेंशन हमको नहीं लेनी है, आराम से प्यार से आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते रहेंगे। ऑल राइट, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी आवाज प्रॉपर आ रही है? माइक थोड़ा सा दूर था हमारा, लेकिन अब ठीक हो गई होगी आवाज। लाल कलर के दिलों की बारिश हो गई है। सो लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कल हमने मस्कुलर टिश्यू की स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स को पढ़ लिया था। ऐसे पॉइंट्स जो हमें पहले से पता थे वही हमने रिकैपिचुलेट किए थे। अब हम उन्हीं पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग मस्कुलर टिश्यू में टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक्स जो है टाइप्स ऑफ मसल, वो आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यानी टिश्यूज में भी पढ़ेंगे। और एज इट इज सेम टू सेम, वर्ड बाय वर्ड, ये टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी रिपीट होगा, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये जो टॉपिक्स हम लोग मस्कुलर टिश्यू में पढ़ रहे हैं, एज इट इज ये 2 के 2 पेज आपके रिपीट होंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। और आज जो मैं आपको न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ाने वाला हूं, वो कंटेंट एज इट इज रिपीट होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। और जो ब्लड मैंने आपको पढ़ाया है 2 लेक्चर में, वो एज इट इज रिपीट होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लेक्चर नंबर 1 में। यानी आपको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एंड टू एंड बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपको बस उनको रिवाइज करना है, आंखों के सामने से चिट्टी रोबो की तरह निकाल लेना है, एंड यू आर मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन। करेक्ट है? चलिए दोस्त, चलिए 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 चलिए, एवरीथिंग गुड। आइए दोस्त, करते हैं शुरुआत हमारी पढ़ाई को। अच्छे तरीके से देख लेते हैं भाई आज हमको पढ़ना क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको शुरू में ही बताया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। इनको हम एक सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ाई की। एपिथेलियल टिश्यू किस किस जर्म लेयर से बन सकता है, बताइए फटाफट। किस किस जर्म लेयर से बन सकता है, फटाफट बताइए। लो वॉइस यार, मैं चेक कर लेता हूं, हालांकि मुझे लगता नहीं मेरी वॉइस लो है, बट स्टिल मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एक बार चेक कर लेता हूं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल, अगर आप जवाब दे रहे हो मेरे सवाल का, इसका मतलब आपको आवाज आ रही है। देखो सुनो भाई, सारे बढ़िया आवाज आ रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है तो स्टॉप स्पैमिंग। आते ही मजे मत लो यार मेरे। सारे के सारे जर्म लेयर से बनती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों के तीनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की या जब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहां पर सेल्स कौन सी जर्म लेयर से डेराइव होते हैं? दोनों ही केसेस में आपके जो टिश्यूज हैं वो कौन सी जर्म लेयर से डेराइव होते हैं? मेसोडर्मली डेराइव्ड होते हैं। तो अगर आप बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो ये मेसोडर्मली डेराइव्ड होते हैं। जितनी भी मसल्स हैं वो सारी की सारी आपकी मेसोडर्म नाम की जर्म लेयर से डेराइव हो रही होंगी। अब हमने अलग अलग सेल्स का नाम रखा था डिपेंडिंग अपॉन वो क्या बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या बना रहे थे? ऑस्टियो का मतलब बोन, ब्लास्ट मतलब बनाना, तो वो बोन सेल्स को बना रहे थे, है ना। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या बना रहे थे? कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ब्लास्ट मतलब बनाना, यानी कि वो कार्टिलेज बना रहे थे, कार्टिलेज का सेल बना रहे थे।
तो सिमिलरली मसल को बनाने वाले सेल को हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर मायोब्लास्ट बोल देंगे, बिकॉज मायो इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद मसल और ब्लास्ट का मतलब सेम बनाना, यानी कि मायोब्लास्ट नाम के सेल्स होंगे जो कि आपके मसल सेल्स बना रहे होंगे। इसके बाद हमने देखा कि आपके मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या हैं। क्या क्या फंक्शन होंगे दोस्त मसल्स के, आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो सारी की सारी मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, मसल्स की वजह से हो रही है। आप अपनी बॉडी का एक पोस्चर मेंटेन कर पा रहे हैं तो वहां पर भी आपके मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। बोन के साथ साथ आपके मसल भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ योर बॉडी। यानी कि आप अगर खड़े हैं, आप अगर एक शेप मेंटेन कर पा रहे हैं अपनी बॉडी की, अगर आप ठीक तरीके से मूव कर पा रहे हैं, चाहे मैं अपनी टंग को मूव कर रहा हूं, चाहे मैं अपनी आईलिड्स को मूव कर रहा हूं, चाहे मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा हूं, चाहे मैं अपनी आर्म को मूव कर रहा हूं, मैं कोई भी मूवमेंट अगर कर रहा हूं वहां पर आपको मसल का रोल एकदम देखने को मिलेगा। तो मेन जो इनका फंक्शन है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है, राइट। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फर्क क्या है, मूवमेंट में जरूरी नहीं आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज हो, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लोकेशन आपकी चेंज ना भी हो तो चलेगा। जैसे मैं अपनी उंगली यहां पर ऐसे ऐसे कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट। मैं अपनी आंखें फड़फड़ा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ आईलिड्स। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं इस जगह से इस जगह जा रहा हूं, अगर मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं, देन इट इज लोकोमोशन। नाम से ही पता लग रहा है लोकोमोशन। स्टार्टिंग के ही आप 3 अल्फाबेट देख लो, आपको पता लग जाएगा यहां पे क्या होगा, लोकेशन चेंज होगी। तो कोई अगर डिफरेंस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट में जरूरी नहीं है कि आप अपनी जगह को या लोकेशन को बदलें, खड़े खड़े भी मूवमेंट हो सकती है, मेरे हाथों की मूवमेंट, मेरी मुंडी की मूवमेंट, ये मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन मतलब ऐसी मूवमेंट्स, ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो आपकी लोकेशन को भी चेंज कर दे, उनको लोकोमोशन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्त, हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहां पर मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स हैं इनके फीचर क्या होते हैं, सी और बहुत सारे ई, है ना। सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, राइट। जब आप अपने हाथ को मूव करेंगे, जब आप अपने हाथ को मूव करेंगे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट, ये मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जब मैं अपने हाथ को रिलैक्स करूंगा तो ये मसल फिर से लंबी हो गई, रिलैक्स हो गई। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, मसल का छोटा होना, मसल का दोबारा रिलैक्स्ड पोजीशन पे जाना, ये मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट जो हुआ सी से, ये हुआ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी मसल जो है आपकी छोटी हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। और दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी, हम नहीं चाहेंगे ना कि हमारी मसल ऐसे मुड़ी ही रह जाए, हमें हमारे हाथ को दोबारा खोलना भी तो है, यानी मसल अपने रेस्ट पोजीशन पे भी तो जाएगी। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये एक्सटेंड भी होगी। और अगर कोई चीज छोटी या बड़ी हो पा रही है, छोटी या बड़ी हो पा रही है, इसका मतलब वो इलास्टिक भी है, तो अल्टीमेटली इसको आप इलास्टिसिटी भी बोलते हो। सेम ही बात है, तीनों की तीनों सेम ही चीजें हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी यानी इन मसल्स में सिग्नल भेजे जा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए ये आपका न्यूरॉन है, मुझे किसी ने पेन चुभोया, अगर यहां पे मुझे पेन चुभ रहा है तो मेरे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि मेरे हाथ पे कोई ना कोई सिग्नल टच हुआ है ना, कोई खतरा है, मैंने कुछ सेंस किया है, किसी खतरे को सेंस किया है। तो मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा हाथ के पास कि मसल की मूवमेंट करिए और अपने हाथ को इस पेन से दूर ले जाइए, अपने हाथ को पुल करिए। तो यहां पर न्यूरॉन जो है सिग्नल लेके आता है मसल के पास और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। यानी मसल को सिग्नल दिया जा सकता है, मसल को एक्साइट किया जा सकता है, तो यहां पर इसे कहा जाता है एक्साइटेबिलिटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हम कल पढ़ चुके थे बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमने मसल के स्ट्रक्चर को भी देखा था। समझ लीजिए ये एक मसल है, बहुत बड़ी मसल है। तो ये मसल जो है पतले पतले फाइबर से मिलकर के बनी होगी, पतले पतले लॉन्ग फाइबर्स होंगे, लंबे लंबे पतले पतले कई सारे बाल जैसे फाइबर्स होंगे, जो यहां पर मैंने येलो कलर से बनाए हैं। इसी प्रकार के येलो फाइबर्स यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं। तो एक पूरी की पूरी मसल जो है ये कई सारे फाइबर से मिलकर बनी है। इनको क्या कहेंगे, मसल फाइबर्स या मायो फाइबर्स, क्योंकि मसल का मतलब होता है मायो। अब ये जो फाइबर्स हैं ये फिर और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे और पतली पतली चीजों से मिलकर बने होंगे। फाइबर किससे मिलकर बने होंगे, फाइब्रिल से, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, मायोफाइब्रिल। फिर ये जो फाइब्रिल है इससे और पतली पतली आपकी यहां पर क्या निकलेंगी, फिलामेंट्स निकलेंगी, इसको क्या कहा जाता है, मायोफिलामेंट। तो एक जो पूरी मसल है इसमें कई सारे फाइबर्स का गुच्छा है, इसे बोले बंडल। जैसे यहां पर 5 बंडल बना रखे हैं, यहां पे दिस इज बंडल नंबर 1,
है ना, दिस इज बंडल नंबर 2, दिस इज बंडल नंबर 3, दिस इज बंडल नंबर 4, दिस इज बंडल नंबर 5। यहां पे 5 बंडल्स बना रखे हैं। तो ये जो मसल है इसमें क्या है, कई सारे बंडल्स हैं। ये जो बंडल्स हैं इनमें कई सारे फाइबर्स हैं। ये जो फाइबर्स हैं इनमें कई सारे फाइब्रिल्स हैं, और ये जो फाइब्रिल्स हैं इनमें कई सारे फिलामेंट्स हैं। यानी मसल में कई सारे बंडल्स, बंडल में कई सारे फाइबर, फाइबर में फाइब्रिल, फाइब्रिल में फिलामेंट। ये हमारी पूरी की पूरी हायरार्की हो गई, राइट। और यहां पे कई सारे जो आपके फाइबर्स है ना, इनको कवर करके एक बंडल बना रखा है। जैसे मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसके अराउंड एक पेपर लपेट देते हैं, या एक पाउच में उन सारी की सारी पेंसिल्स को डाल देते हैं। तो क्या हुआ, उन पेंसिल्स को हमने कवर कर दिया, उनके ऊपर एक लेयर बना दी। तो एक कनेक्टिव टिश्यू की यहां पर लेयर बनती है, कोलेजन की यहां पर लेयर बनती है, डेंस लेयर बनती है, जो इन फाइबर्स को बांध के रखती है, राइट, जिससे कि ये सारे के सारे कहीं मूव ना करें, एक ही बंडल में रहे, राइट। ये आपको देखने को मिला। यहां तक सबको क्लैरिटी है या नहीं, एक बार फटाफट बता दीजिए। एक बार प्लीज तारा रारा इन द चैट सेक्शन, अगर यहां तक सबको क्लैरिटी है, कल तक का सारा कंटेंट अगर रिवाइज हो गया है तो एक बार बता दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। सर वॉइस लो है, मेरे दोस्त वॉइस लो नहीं है। देखिए मैं आपको सुनाता हूं, देखिए आपके सामने लेक्चर चल रहा है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सामने सारी की सारी वॉइस आ रही अच्छे तरीके से। अगर दिक्कत होती तो मुझे भी पता लग जाता ना, मेरे सामने लेक्चर चल रहा है बाकायदा कंप्यूटर के ऊपर, और फोन में भी मैंने लेक्चर चला रखा है कि कोई भी स्पैमिंग हो तो मेरे को पता लग जाए। तो वॉइस लो नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया चीज, सभी को समझ में आ गया है यहां तक, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स देख लेते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी टाइप्स ऑफ मसल्स की ड्राइंग बनाएंगे, यानी डायग्राम बनाएंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इनके फीचर्स लिखेंगे। आप एक ही पेज में सारा का सारा काम कर सकते हैं। यहां पर मैं ड्राइंग बनाऊंगा और इसके अगले वाले में मैं फीचर लिखूंगा। आप सीधा सीधा एक ही पेज पे सारे का सारा काम लिख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लेट मी मेक स्केलेटल मसल्स ओवर हियर। नाम क्या है, स्केलेटल मसल। नाम क्या है सर, स्केलेटल मसल। क्या होती होंगी स्केलेटल मसल्स, ऐसी मसल जो आपके स्केलेटल के साथ अटैच्ड हो, जो आपकी बोन्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो। क्या उन्हें स्केलेटल मसल बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है सर। तो यहां पर हम कई सारे ऐसे छोटे छोटे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, राइट। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ये हमारे स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, ये हमारे स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं। ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं दोस्त, इनके बीच में पाए जाएंगे खूब सारे न्यूक्लियस, यानी यहां पर जो फाइबर्स होते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड इन कंडीशन। एक फाइबर में, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, यानी इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा जाता है, राइट। बहुत सारे न्यूक्लियस यहां पर पाए जा सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर हमने क्या बनाए, ये यहां पर हमने न्यूक्लियस बनाए। न्यूक्लियस के बाद अगर आप देखें तो यहां पर हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रिएशंस बना रहे हैं, यानी यहां पर कुछ लाइनिंग्स होंगी, कुछ बैंड्स होंगे। यानी ये जो मसल्स हैं इनके ऊपर धब्बे बने हुए हैं, स्ट्रिएशंस बने हुए हैं, यानी कुछ मार्क बने हुए हैं, कुछ निशान बने हुए हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएशंस कहते हैं। तो यहां पर ये छोटी छोटी स्ट्रिएशंस, ये छोटे छोटे दाग जो है, ये छोटे छोटे निशान जो है, इस पूरे की पूरी मसल पे बने हुए होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। तो आप डिटेल में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यू मे टेक सम टाइम, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको एग्जाम में हेल्प कर रही होंगी स्केलेटल मसल के फीचर्स को रिकैप करने में। अगर आप अपने हाथ से स्ट्रिएशंस बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ भाई, जब सर ने स्केलेटल मसल का जिक्र किया था उस टाइम पर सर ने खूब सारी ऐसी लाइंस बनवाई थी, यानी कि स्ट्रिएशंस इसके अंदर प्रेजेंट थी। तो आपको जो है एक सेंस डेवलप होगी, आप एग्जाम के टाइम पे ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को याद रख पा रहे होंगे। अब यहां पर अगर देखें तो ये जो स्केलेटल मसल का पार्ट है, ये क्या है दोस्त, ये आपका हो जाएगा यहां पर न्यूक्लियस। ये यहां पर हो जाएगा न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस आर मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंसीटियम कहते हैं।
एक फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसे सिंसिटियम कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कह सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली सिंसिटियम नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो मसल है ना, इसको कवर कौन करती है? एक डेंस शीथ कवर करती है, वही आपकी कोलेजन की या कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस शीथ कवर करती है कोलेजन की या कनेक्टिव टिश्यू की। इस प्रकार से आप इसके अराउंड क्या बना सकते हैं? शीथ बना सकते हैं, राइट। व्हाट इज दिस? ये जो येलो कलर का मार्क है जो मैंने यहां पर बनाया है, ये क्या है आपका? कोलेजनस या कनेक्टिव टिश्यू की शीथ। कोलेजनस और कनेक्टिव टिश्यू की शीथ, है ना, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है यहां पर। यह है आपका स्केलेटल मसल। अगर आप स्मूथ मसल बनाए तो नाम से ही क्या पता लग रहा है दोस्त? नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्मूथ होंगी। स्मूथ मतलब इनके ऊपर ऐसे निशान नहीं होंगे। निशान क्या है? खुरदुरे से होते हैं। अगर आप स्मूथ स्ट्रक्चर देखें तो अल्टीमेटली इट विल बी वेरी स्मूथ। इसके ऊपर कोई निशान नहीं होंगे, प्लेन सा स्ट्रक्चर होगा। सारी बातें दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी, अभी साथ साथ बना लीजिए बस, है ना, क्योंकि डायग्राम बनाने में अदरवाइज आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ अभी बनाते जाएंगे तो बाद में आप चीजों को बेहतर समझ पा रहे होंगे, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऐसी कई सारी यहां पर आपको स्मूथ मसल फाइबर्स देखने को मिल रही होंगी, है ना। इस प्रकार से आपको कई सारी स्मूथ मसल फाइबर्स देखने को मिल रही होंगी। डन। ये आपकी कई सारी स्मूथ मसल फाइबर है और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। इनमें एक एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें आपको पता है अच्छे तरीके से कि कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, कोई भी ऐसे निशान नहीं है, कोई भी ऐसी मार्किंग्स नहीं है, इसीलिए इनको स्मूथ बोला। एक तरफ देखो भाई, यहां पे रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है वैसे निशान बने हुए हैं, तो क्या ये स्मूथ है? नहीं, इस पे अलग अलग मार्किंग बनी हुई है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई निशान नहीं है, तो क्या ये आपके स्मूथ है? यस, इट इज स्मूथ मसल, है ना। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं दोस्त? आप यहां पर लिख सकते हैं नो स्ट्रिएशंस, नो स्ट्रिएशंस, देयरफॉर ये क्या हो गई? स्मूथ हो गई। नो स्ट्रिएशंस, देयरफॉर ये स्मूथ हो गई। करेक्ट। यहां पर आपका एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है। यहां तो हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखी थी, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? सिंगल न्यूक्लियस। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एंड्स कैसे हैं? इसके टेपर्ड एंड्स हैं। टेपर्ड एंड्स हैं। टेपर्ड एंड्स मतलब कोई चीज अगर बीच से मोटी है और उसके जो एंड्स हैं वो पिचक गए हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने इस सेल के एंड्स को, इसके किनारों को क्या कर दिया है? टेप से बांध दिया है। तो आपका बीच से सेल मोटा होगा और एंड में जाते जाते पतला हो जाएगा, इसे कहते हैं टेपर्ड एंड। यहां पर आपके ऐसा लग रहा है कि एंड को टेप से सील कर दिया गया है, तो यहां पर आपके क्या है? टेपर्ड एंड्स देखने को मिल रहे हैं, टेपर्ड एंड्स। एंड देयरफॉर इस सेल की शेप क्या हो जाती है? ऐसे सेल्स जो बीच से मोटे होते हैं और कोनों से पतले होते हैं, ऐसे सेल्स जो बीच से मोटे होते हैं और कोनों से पतले होते हैं, इस शेप को क्या कहा जाता है? फ्यूजिफॉर्म कहा जाता है, फ्यूजिफॉर्म सेल्स। तो यहां पर फ्यूजिफॉर्म शेप देखने को मिलती है। फ्यूजिफॉर्म क्यों? ऐसा लगता है जैसे ये जो एंड है ये आपस में फ्यूज हो गए हों, चिपक गए हों, तो इसीलिए फ्यूज वर्ड से उठाया गया है फ्यूजिफॉर्म। ऐसा लगता है बीच से सेल मोटा था लेकिन एंड में जाते जाते आपकी जो मेम्ब्रेन है वो चिपक गई। यहां पर भी एंड में जाते जाते मेम्ब्रेन चिपक गई, फ्यूज हो गई, तो एक फ्यूजिफॉर्म यहां पर आपको सेल देखने को मिली, राइट। ये है आपकी स्मूथ मसल। एंड यहां पर अगर आप तीसरा देखना चाहें टाइप ऑफ मसल, तो आपका हो जाएगा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नाम से ही पता लग रहा है, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर जो हार्ट का ट्रीटमेंट करता है। कार्डियो शब्द ही हार्ट से रिलेटेड है, तो ये जो मसल्स हैं स्पेसिफिकली कहां पे पाई जाएंगी? हार्ट में ही पाई जाएंगी, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये आपकी हार्ट मसल है ना। जस्ट लाइक जैसा हमने स्केलेटल मसल बनाई थी थोड़ी सी वैसी ही, पर यहां पर ये जो मसल्स हैं ब्रांच्ड होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती है ना। कई सारी मसल्स जो हैं
ये आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हार्ट जो है ये एज अ यूनिट धड़कता है। ये हार्ट जो है एज अ होल स्ट्रक्चर धड़कता है। ऐसा नहीं है कि हार्ट का एक पार्ट धड़क रहा है, पूरा का पूरा हार्ट साथ में धड़कता है, साथ में बीट करता है। क्यों? बिकॉज इट बीट्स एज अ यूनिट। ये जो सारी की सारी कार्डियक मसल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये एक दूसरे को डायरेक्टली सिग्नल भेज सकती हैं। तो हार्ट को जब आप स्टिमुलेट करते हो, जब हार्ट में सिग्नल आता है धड़कने का, तो वो अपना पूरा का पूरा ही धड़कता है। राइट? यहां पर देखिए आराम से, यहां पर भी स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगी सेम इसी प्रकार की। यानी सिर्फ स्मूथ मसल ऐसी हैं जिसमें ये स्ट्रिएशंस नहीं देखने को मिली, जिसमें ये दाग धब्बे नहीं देखने को मिले। अदरवाइज ये स्ट्रिएशंस आपकी स्केलेटल मसल में भी थी और आपकी कार्डियक मसल के अंदर भी है। ये आपकी स्ट्रिएशंस यहां पर देखने को मिले, है ना? यहां पर आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ यहां पर क्या बने हुए होते हैं? चैम्बर्स बने हुए होते हैं। तो एक चैम्बर में आपको यूजुअली एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो चैम्बर है इसमें लेट से हमने एक न्यूक्लियस बना दिया, इसमें एक न्यूक्लियस बना दिया, फिर ये एक चैम्बर बचा, इसमें एक न्यूक्लियस बना दिया, इसमें एक न्यूक्लियस बना दिया, इसमें एक न्यूक्लियस बना दिया। यानी एक पर्टिकुलर सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये सारे सेल्स फ्यूज हो जाते हैं। राइट? ये सारे के सारे सेल्स आपके फ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त? 1 न्यूक्लियस पर सेल, 1 न्यूक्लियाई पर सेल आपको यहां पर देखने को मिला। करेक्ट? ये जो आपके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन। सारे के सारे हार्ट के सेल्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शन। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटर का मतलब दो सेल्स के बीच में, कैलेटेड कैलेशन का मतलब जोड़ना, यानी दो सेल्स को जोड़ने वाला ये जो जंक्शन है इसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से, ये जो सेल है ये आपका इस सेल से कनेक्ट हो गया। अब ये सेल ऊपर वाले से कनेक्टेड है इस इंटरकैलेटेड डिस्क से, ये वाला इस इंटरकैलेटेड डिस्क से, फिर ये जो सेल है ये इससे भी कनेक्टेड है, ये जो सेल है ये इससे भी कनेक्टेड है ना? तो सारे के सारे सेल्स कनेक्ट हो गए भाई। ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं इन जंक्शंस की वजह से, जिन्हें कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। तो हार्ट के एक पार्ट में जब सिग्नल जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट, जब ये हार्ट है, जब इसको धड़कना है, इसके एक पार्ट में जब सिग्नल जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सिग्नल और आस पड़ोसी मसल्स में भी फैल जाएगा और ये पूरा हार्ट एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, एज अ यूनिट धड़कना शुरू कर देगा। क्योंकि हार्ट को जब भी आपने किसी भी एनिमेशन में धड़कते हुए देखा है, ये हमेशा एज अ यूनिट ही धड़कता है। राइट? तो यहां पर आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। ऑल राइट? यहां पर आपको सेम चीज ही देखने को मिलेगी। आई थिंक विच इज क्लियर, है ना? ये सिर्फ डायग्राम्स हैं, अभी आपको बहुत डिटेल में कोई चीज नहीं पढ़नी है। मैं अगले स्लाइड में सारी बातें लिखवाने वाला हूं। यहां तक आपने क्या पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ शेप्स पढ़ी। यहां तक आपने पढ़ा कि ये जो स्केलेटल मसल्स है इनमें स्ट्रेट आपके क्या है? फाइबर्स है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स है और इनके ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं, यानी स्ट्रिएशंस यहां पर प्रेजेंट है। 3 बातें हमने पढ़ी यहां पर, 3 बातें हमने पढ़ी कि एक फाइबर में आपका एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है ना? ये जो फाइबर है इस पे कोई निशान, कोई स्ट्रिएशन नहीं है, इसीलिए इसको स्मूथ कहा गया, क्योंकि इस पे कोई स्ट्रिएशन, कोई निशान नहीं है, एकदम स्मूथ है, चिकना है ये। राइट? और इसके बाद हमने देखा कि यहां पर एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस है और ये फाइबर्स एक दूसरे को आपस में जस्ट छू रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर मसल्स को साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, तो इनके बीच में भी जंक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट? और इनके एंड पिचके हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो कहा जाता है कि यहां पर स्मूथ मसल फाइबर के टेपर्ड एंड्स होते हैं या फ्यूजिफॉर्म सेल की शेप यहां पर बनती है। कार्डियक मसल, यानी यहां पर भी लंबे लंबे फाइबर्स थे, लेकिन ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, जिससे कि ये पूरा का पूरा हार्ट एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करे और एक फाइबर में, एक सेल में आपका एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो सिर्फ स्केलेटल मसल में आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बाकी दोनों में यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है।
सिर्फ स्मूथ मसल में स्ट्रिएशन नहीं है, आपके स्केलेटल और कार्डियक मसल दोनों में स्ट्रिएशंस हैं। तो ये कहां कहां पाए जाते हैं और इनका काम क्या क्या है ये हम चेक करते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है यार, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या आपको? अब देखो क्या बोलूं मैं। देखो ऑल गुड, सब ठीक है। यार एक बार मुझे बताइए, इज एवरीथिंग फाइन? सब कुछ ठीक है? मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, रिपीट भी करवा दूंगा, अभी हमने इस टॉपिक को छुआ नहीं है ठीक से। अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है। तो आप जल्दी भागने की कोशिश मत किया कीजिए, है ना। मैं अगर आपको अगली स्लाइड में कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट में लिखवा दूंगा तो सारी चीजें आपको वहां पर याद हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वॉइस इज क्लियर? ऑल गुड, बढ़िया 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 बढ़िया, परफेक्ट। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्केलेटल मसल के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, है ना। स्केलेटल मसल के बारे में आप क्या लिखेंगे कि ये आपकी स्ट्रेट मसल फाइबर्स हैं। स्ट्रेट मसल फाइबर्स हैं। क्या यहां पे कोई ब्रांचिंग देखने को मिल रही है आपको? यस या नो? क्या यहां पे कोई ब्रांचिंग देखने को मिल रही है? ये पूरा का पूरा फाइबर है, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है? क्या ये फट रहा है कहीं पे ऐसे? क्या यहां पे कोई ब्रांचिंग है? 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 क्या यहां पे कोई भी ब्रांचिंग आपको देखने को मिली? नहीं सर, नहीं देखने को मिली। सीधा सीधा फाइबर है। यहां पे क्या कोई ब्रांचिंग देखने को मिली? यहां पे ब्रांचिंग देखने को मिली, यहां ब्रांचिंग देखने को मिली, यहां ब्रांचिंग देखने को मिली, यहां ब्रांचिंग देखने को मिली। क्या एक ही फाइबर फट रहा है? नहीं फट रहा। ब्रांचिंग मतलब जब एक ही फाइबर फट जाए, दो रास्ते अपना ले, उसे ब्रांचिंग कहते हैं। यहां पर ये दो जो फाइबर्स हैं ये साथ में टकरा रहे हैं पर ये ब्रांचिंग नहीं बना रहे। ये वाला फाइबर अलग है, ये वाला फाइबर अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। यहां भी कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही। पर यहां अगर आप देखेंगे तो साफ साफ ब्रांचिंग हो रही है, साफ साफ ब्रांचिंग हो रही है, साफ साफ ब्रांचिंग हो रही है। तो आप यहां पर पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? आप यहां पर पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? स्केलेटल मसल्स में आप क्या कह सकते हैं? ब्रांचिंग एब्सेंट। स्केलेटल मसल में आप क्या कह सकते हैं? ब्रांचिंग एब्सेंट। यहां पर आप क्या कह सकते हैं? स्मूथ मसल में ब्रांचिंग एब्सेंट। स्मूथ मसल में आप क्या कह सकते हैं? ब्रांचिंग एब्सेंट। और सिर्फ यहां आपकी ब्रांचिंग प्रेजेंट है। यहां आपकी ब्रांचिंग प्रेजेंट है। करेक्ट है, यह बात आपकी करेक्ट है, डायग्राम से ही आपको देखने को मिल रही है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो आपकी स्ट्रिएशंस हैं, ये जो आपकी मार्किंग है, ये जो आपके निशान हैं, ये आपको कहां कहां देखने को मिल रहे हैं? स्केलेटल मसल में देखने को मिल रहे हैं सर, स्केलेटल मसल में देखने को मिल रहे हैं। स्मूथ मसल में देखने को मिल रहे हैं, इसका नाम ही है स्मूथ, यानी चिकनी मसल है, ऐसे कोई भी निशान यहां पर नहीं है। और कार्डियक मसल में देखने को मिल रहे हैं, जी सर कार्डियक मसल में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यहां पर नाम लिखना चाहें, है ना, कि किस किस में स्ट्रिएशंस है, किस किस में स्ट्रिएशंस नहीं है, तो ये भी आप मार्क कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? यहां स्ट्रिएशंस या मार्किंग्स प्रेजेंट हैं। स्ट्रिएशंस या मार्किंग्स प्रेजेंट है। करेक्ट। यहां अगर आप देखें तो नाम ही स्मूथ है, यानी कोई स्ट्रिएशन कोई मार्किंग यहां पर नहीं होगी, कोई स्ट्रिएशन कोई मार्किंग यहां पर नहीं होगी, स्ट्रिएशंस एब्सेंट। और यहां पर ये जो कार्डियक है, यहां पर भी आपकी स्ट्रिएशंस पाई जा रही होंगी। यहां पर आप क्या बोलेंगे? स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। करेक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब हम स्केलेटल मसल को देखते हैं तो एक मसल में आपके मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। जब हम स्मूथ मसल फाइबर को देखेंगे तो क्या एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है? एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। और जब यहां भी हम एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को देखेंगे तो क्या आपका एक ही न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है? एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। यानी सिर्फ स्केलेटल मसल है जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, बाकी सब में आपकी यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी। और सिमिलरली आप यहां लिखेंगे तो भी आपकी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन ही पाई जाएगी, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन ही पाई जाएगी। करेक्ट, ये तीसरा पॉइंट हो गया, कितना आसान है। चौथा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्केलेटल मसल। नाम से पता लग रहा है स्केलेटल मसल यानी आपकी स्केलेटल बोन्स से कनेक्टेड होगी। ऐसी मसल्स जो आपकी बोन्स से कनेक्टेड हैं या स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड है, जिनको आप खुद कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मुझे मेरी उंगली को ऐसे हिलाना है, हिला सकता हूं। मुझे अपने हाथ को ऐसे घुमाना है, घुमा सकता हूं। मुझे अपने हाथ को ऐसे खोलना है, मैं खोल सकता हूं। यानी मेरे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड जितनी भी मसल्स हैं उनको मैं कंट्रोल करता हूं, उन पे मेरा बस चलता है। यानी इनमें वॉलंटरी कंट्रोल काम करता है। वॉलंटरी मतलब मैं वॉलंटियर कर रहा हूं कि मुझे किस मसल की मूवमेंट चाहिए, किस मसल की मूवमेंट नहीं चाहिए। मैं अगर बोल रहा हूं, मैं अगर अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा हूं, मैं अगर लिख रहा हूं, तो ये सारे काम मेरे कॉन्शियस एफर्ट से हो रहे हैं। मैं वही लिख रहा हूं जो मैं लिखना चाहता हूं। ये सारे काम मैं खुद कर रहा हूं, मैं स्वयं कर रहा हूं। यानी कि ये सारे के सारे मेरे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर काम है। मैं खुद इन मसल्स को कंट्रोल कर सकता हूं, तो इन्हें वॉलंटरी मसल भी कहा जा सकता है। भाई, आपका दिल तब से धड़क रहा है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्गन जो बना था व्हेन यू वर इन फीटल स्टेज, आपका पहला ऑर्गन जो बना था वो आपका दिल था, और उसने बनते ही धड़कना शुरू कर दिया था। यानी आपके डिलीवर होने से पहले से ही आपका दिल धड़क रहा है। क्या आप अपने दिल को खुद कंट्रोल करते हो? आपका दिल 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स धड़कता है। एवरेज मान लो आप 70 से 75 टाइम धड़कता है। तो क्या आप खुद 70 से 75 बार इसको धड़का रहे हैं? क्या आप खुद वॉलंटरी अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि ये खुद ब खुद काम हो रहा है। ये दिल अपने आप को खुद धड़का रहा है, हमारा इसमें कोई वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिमिलरली समझ लीजिए, हमारी जो ब्लड वेसल है, हमारी पतली पतली जो नसें हैं, उनमें भी थोड़ा सा मस्कुलर, पतला सा मस्कुलर लेयर पाया जाता है। क्या हमारी ब्लड वेसल्स को हम कंट्रोल करते हैं कि ब्लड वेसल्स को कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है? क्या वो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं? अगर अभी मैं चाहूं कि यार मेरी आर्टरी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो क्या वो कर जाएगी? नहीं। अगर मैं चाहूं कि अभी मेरे इंटेस्टाइन की वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो क्या वो कर जाएगी? नहीं। यानी उनमें मेरा बस नहीं चलता। यानी सिर्फ जो स्केलेटल मसल है, जो मेरे स्केलेटल से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ इन मसल्स की मूवमेंट को मैं खुद कंट्रोल करता हूं। इन्हें वॉलंटरी मसल कहा जाता है। जबकि आपकी स्मूथ जो है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, जैसे आपका पेट है उसमें पाई जाती है मसल, आपका इंटेस्टाइन है उसमें पाई जाती है, आपकी ब्लड वेसल है उसमें पाई जाती है, इनको मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका जो हार्ट है, इसकी धड़कन को मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली स्केलेटल मसल इज द ओनली वॉलंटरी मसल। बाकी दोनों की दोनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आपकी कैसी हैं? इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाता है। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाता है। ये क्या है? आपकी वॉलंटरी मसल्स है। ये क्या है? आपकी वॉलंटरी इन नेचर। यानी कि वी कैन कंट्रोल देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। वी कैन कंट्रोल देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये क्या है? आपकी इनवॉलंटरी है। यहां भी अगर आप देखें तो ये क्या है? आपकी इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी है। करेक्ट। कहां कहां पाई जाती हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये वॉलंटरी है, आप खुद इनको कंट्रोल कर सकते हो। सो दे आर फाउंड एसोसिएटेड। कहां कहां एसोसिएट हो सकती हैं ये? हमारी हड्डियों से और स्केलेटल सिस्टम से, विद आर बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम। हमारी बोन्स और हमारे स्केलेटल सिस्टम से ये एसोसिएटेड पाई जा सकती हैं। हम इन्हें खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्मूथ है, ये कहां पाई जाएंगी? दे आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे अंदर जो ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, इंटरनल, या इनको विसरल ऑर्गन भी बोला जा सकता है, जो हमारी बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं ना। हमारी बॉडी कैविटी को विसरा बोला जाता है। तो विसरा में पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, है ना,
इन सब में क्या पाई जाती है? इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती है, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, इनमें भी पाई जा सकती है। आपका स्टमक भी हो गया, ये एक ऑर्गन हो गया। आपका इंटेस्टाइन हो गया, ये एक ऑर्गन हो गया। इनको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो यहां पर क्या है? आपकी इनवॉलेंट्री नेचर देखने को मिलेगा। यहां पे नाम ही है कार्डियक, यानी ये कहां पाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाएंगे। सो फाउंड ओनली इन हार्ट। सिर्फ और सिर्फ दिल में जो मसल पाई जाती है इसको कार्डियक मसल कहा जाता है। बहुत स्पेशलाइज्ड आपकी ये मसल्स होती हैं, राइट? अब अगर आप देखें तो ये जो आपकी स्केलेटल मसल है, अगर मुझे अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ मैं अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, बाकी मसल्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली जो स्मूथ मसल है, सोच के देखिए, अगर आपको इंटेस्टाइन की मसल्स को मूव करना है तो क्या कई सारी मसल साथ मूव करेंगी? अगर आपको स्टमक की मसल को मूव करना है तो क्या बहुत सारी मसल साथ मूव करेंगी? यस। भाई सोच के देखिए, आप चाहते हो कि आपका पेट जो है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, जिससे आपके पेट में जो खाना गया है वो अच्छे तरीके से आपके पेट में बने हुए एसिड के साथ मिक्स हो जाए, या आपके पेट में बने हुए एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाए। प्रोटीन की डाइजेशन आपके पेट में होती है। अब आप चाहोगे कि भाई आपका खाना पीना जो है बढ़िया तरीके से मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आपके पेट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। अब आप चाह रहे हो कि पूरा का पूरा पेट साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपका पूरा का पूरा पेट साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी पेट को अगर कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिला है, कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल मिला है, तो ये पेट की हर इंडिविजुअल मसल सेल तक ये सिग्नल पहुंच जाए। यानी इनके बीच में भी जंक्शंस हो सकते हैं। अगर मेरी ब्लड वेसल है, समझ लीजिए यहां मेरी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल तो पूरी बॉडी में ही है, यहां की कोई ब्लड वेसल है जहां कुछ पंगा हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मेरे शरीर की सारी ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी? क्या सबका डायमीटर कम हो जाएगा? नहीं, बाकी सब नॉर्मली काम करती रहेंगी। जितने इलाके में प्रॉब्लम है वहां कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ब्लड वेसल जो है, यहां मुझे पूरे सेल की ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है साथ में, तो जंक्शंस नहीं भी पाए जा सकते। जितने इलाके में प्रॉब्लम है सिर्फ उतने इलाके को कॉन्ट्रैक्ट करिए। और अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जिसको पूरे को ही आपको साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जंक्शंस पाए भी जा सकते हैं। तो यहां पर क्या है? आपके जंक्शंस मिलेंगे भी स्टमक इंटेस्टाइन में, जबकि ब्लड वेसल में आपके सिग्नल्स नहीं भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं दोस्त। यहां पर देखिए, ये जो आपकी स्मूथ मसल है यहां यहां टकरा रही है, यहां यहां टकरा रही है, तो यहां क्या है? आपके जंक्शंस बने हुए हैं। यहां क्या है? आपके जंक्शंस बने हुए हैं। ये आपस में चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, इनके बीच में गैप होगा। आपने क्या पढ़ा था? ऐसा जंक्शन जो थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करे चीजों के आदान प्रदान के लिए, कौन सा जंक्शन होता है? सर गैप जंक्शन होता है। इट्स कॉल्ड गैप जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेल्स को कनेक्ट करने वाला एरिया जंक्शन कहलाता है। तो क्या यहां पर गैप जंक्शन नहीं पाया जाएगा? तीन प्रकार के जंक्शन मैंने पढ़ाए थे आपको। एक तो टाइट जंक्शन, जो चीजों की लीकेज को रोके, जैसे अगर आप ढक्कन टाइट कर देंगे बॉटल का तो पानी लीक नहीं होगा, तो टाइट जंक्शन लीकेज को रोकता है। दूसरा एडहेरिंग जंक्शन, जो चीजों को चिपकाता है। एडहेरिंग मतलब, ये जो वर्ड है एडहेरिंग, ये एडहेसिव से लिया गया है, यानी फेविकॉल से। तो फेविकॉल क्या करता है? दो चीजों को साथ में चिपका देता है। तो एडहेरिंग जंक्शन दो चीजों को साथ में चिपका देगा। और गैप जंक्शन, जो चीजों के बीच में, दो सेल्स के बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन अलाउ करे। तो यहां पर गैप जंक्शन नहीं देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो इनके बीच में गैप जंक्शन नहीं देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, है ना? इन्हें भी आपस में चीजें क्या करनी है? एक्सचेंज करनी है, राइट? तो क्या यहां पर गैप जंक्शन मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। और ये सेल्स आपस में चिपके हुए हैं। चिपकाने वाला, एडहेयर करने वाला कौन सा जंक्शन है? एडहेरिंग जंक्शन। क्या ये भी मिल जाएगा यहां पर? बिल्कुल मिल जाएगा सर। या एडहेरिंग जंक्शन भी मिल सकता है कार्डियक मसल में? बिल्कुल मिल सकता है ना? तो ये इंपॉर्टेंट जंक्शंस भी यहां पर पाए जा सकते हैं, राइट? वॉइस इज टू लो। भाई बहुत पंगा हो रहा है यार आज, पता नहीं आप लोग अगर स्पैमिंग कर रहे हो तो इट इज नॉट राइट। मैं एक बार बीएम साहब से पूछ लेता हूं। बाकी ये सही नहीं है दोस्त, अगर आप स्पैमिंग कर रहे हो तो ये तो भाई बहुत बेकार चीज है। हेलो सर, नमस्कार सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है क्लास में?
ओके सर, डन डन, नो 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 इश्यूज है ना, डन डन डन, ओके सर बाय। करेक्ट सर, वही मैंने आपका पहले मैसेज ही देखा, बट ठीक है सर, है ना, डन, ऑल राइट सर, थैंक यू। यार ये हरकतें छोड़ दो भाई प्लीज, है ना, पोल से कुछ नहीं होता भाई। मैं आपके सामने 10 बार लेक्चर चला चुका हूं, खुद चेक कर चुका हूं, और आपको पता नहीं है कितना क्रिटिकल टाइम चल रहा है आपके लिए। अभी आप जिस आदमी के मजे ले रहे हो ना, या लेने की कोशिश कर रहे हो, ले तो कुछ पा नहीं रहे, अलग चीज है, पर सच में भाई इट्स नॉट राइट। हाँ, चलो पढ़ाई पे लगते हैं, आओ। तो यहाँ पे आपके जंक्शंस हैं जो कि आपके सेल्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है तो कई सेल्स आपस में चिपके हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर एडेरिंग जंक्शन भी है जो सेल्स को साथ में चिपकाते हैं, और गैप जंक्शन जो आपस में मटेरियल को भी इधर से उधर एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। तो गैप जंक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये सेल्स है, ये सारे चिपके हुए हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो एडेरिंग जंक्शन भी यहाँ मिल सकते हैं पर काफी कम। मेन जो है यहाँ पर गैप जंक्शन है जो इनके बीच में चीजें एक्सचेंज कराने में हेल्प कर रहे होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे जंक्शंस हैं, यहाँ पे जंक्शंस हैं, ये बात हमने सीखी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इन सारी बातों का, अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपके पेपर में आएगी ही आएगी, आराम से सुनिए, वो है आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो आपकी डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन, है ना, यहां पर हमने बना भी रखा है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। ये इंटरकैलेटेड डिस्क कहां पाई जाती है, आपकी हार्ट में पाई जाती है, जिससे कि हार्ट एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, है ना। आराम से देखिए, यहां पर सबसे स्पेशल पॉइंट क्या है, इंटरकैलेटेड discs let the heart contract as a unit। हार्ट एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा दिल जो है एक साथ धड़कता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की यही है, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शन, जो आपके हार्ट के अलग अलग फाइबर्स को कनेक्ट करता है जिससे पूरा का पूरा हार्ट साथ में धड़क सके, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिला था स्केलेटल मसल के अंदर कि ऊपर एक कवरिंग थी कनेक्टिव टिश्यू की, सिमिलरली ऐसी ही कवरिंग आपको यहां भी देखने को मिल सकती है ना, हर मसल के ऊपर आपको एक कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो आपको एक कवरिंग्स यहां पर भी देखने को मिल सकती है। ये क्या है, टिश्यू कवर है, सेम आपका कोलेजिनस टिश्यू कवर, कोलेजिनस टिश्यू कवर जो आपको स्केलेटल मसल में देखने को मिला था, यहां भी देखने को मिला। ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनेंगे नहीं, मैं आपको मेन मेन क्वेश्चन बता देता हूं, मेन मेन बातें बता देता हूं, एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा, आंखें मूंद करके चीजों को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलेटल मसल में हमने क्या क्या पढ़ा। स्केलेटल मसल में कई सारे स्ट्रेट फाइबर थे, और स्केलेटल मसल को हम लोग स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग मार्किंग्स हैं, यानी स्ट्रिएशंस हैं जो पाई जा रही हैं। स्केलेटल मसल में फिर आपने इन फाइबर्स के बीच में न्यूक्लियस बनाए, और बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर होती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, दूसरा स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं, और तीसरा इन मसल्स को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये वॉलेंटरी मसल्स है, और जब आप खुद कंट्रोल करेंगे इन्हें तो ये मसल्स आपकी थक भी जाती हैं, राइट। तो यहां पर लैक्टिक एसिड भी बनता है, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप कई बार बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सामान उठा लेते हैं, तो आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, यानी यहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो ये मसल्स थकती भी हैं, इनमें दिक्कत भी हो सकती है। सेकेंड टाइप की मसल्स जो थी ये थी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल नाम से ही क्या पता लग रहा है, यहां पर स्मूथनेस है, ये चिकनी मसल्स हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, सो इकलौती ऐसी टाइप की मसल्स है जिनके ऊपर स्ट्रिएशंस नहीं थी, हर फाइबर में सिंगल न्यूक्लियस था, और हर फाइबर बीच से मोटा था और एंड पे जाते जाते पतला हो गया था, यानी इनकी शेप जो थी वो क्या थी, फ्यूजिफॉर्म थी, या स्पिंडल शेप थी, या इनको आप कह सकते हैं कि इनके एंड जो थे टेपर हो जा रहे थे, पिचक जा रहे थे, चिपक जा रहे थे, तो इसको टेपर्ड एंडेड आपका सेल भी कहा जा सकता है। ये जो मसल्स हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जा सकती है। जो भी मसल आपके स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड है वो स्केलेटल,
कार्डियक यानी आपकी हार्ट की मसल, उसके अलावा बॉडी में जितनी भी मसल्स बची वो सारी की सारी आपकी स्मूथ हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। तो आपकी स्मूथ मसल्स जो है आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जा सकती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी स्पेसिफिकली आपके हार्ट में पाया जा रहा होगा। जब आपका हार्ट ब्लड पंप करता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा दिल आपका साथ धड़क रहा होता है, यानी कि आपके हार्ट को एज अ यूनिट, एज अ कंप्लीट ऑर्गन धड़कना होता है। यानी कि इस हार्ट में जितनी भी मसल्स हैं उन सबको एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपका एक स्ट्रक्चर कार्डियक मसल्स में पाया जाता है कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क। सिर्फ इतना आपको याद करना है, राइट। इसके अलावा आपको कुछ और बात याद नहीं करनी, इतनी बातों से आपका पूरा का पूरा काम चल जाएगा। विदाउट एनी इशू आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहां तक क्लैरिटी है या नहीं, एक बार फटाफट बता दीजिए दोस्त। ये आपका मसल हो गया है खत्म, है ना। हार्ट मसल कभी नहीं थकती। जब से आप पैदा हुए हो उससे पहले से लेकर के अभी तक आपका हार्ट धड़क रहा है, आपके मृत्यु तक धड़कता रहेगा, यानी इसमें थकान की कोई संभावना नहीं है। ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये आपकी थकती नहीं है। सिमिलरली आपके स्मूथ ऑर्गन्स की मसल जो है ये भी बहुत कम थकती हैं। सबसे ज्यादा कौन थकता है? आपकी स्केलेटल मसल। सबसे ज्यादा थकेगी आपकी स्केलेटल मसल, जो कि सिंपल सी बात है, इन मसल्स में आपको फ्रीक्वेंटली दर्द होता है। कार्डियक मसल बिल्कुल नहीं थकती, और स्मूथ जो है ये बीच में थोड़ी बहुत इनमें थकावट हो सकती है। करेक्ट। चलिए, ये आपको देखने को मिला, राइट। बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, आइए 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 जान लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है ना। ये आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें मस्कुलर टिश्यू का पूरा जिक्र किया हुआ है। सारी एनोटेटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी इस लेक्चर के जस्ट बाद, ठीक है। तो मसल जो है ये किससे बना है? मसल आपके कई सारे लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था एक मसल जो था उसमें कई सारे बंडल्स थे, हमने 5 बंडल्स बनाए थे, और उन बंडल्स में कई सारे फाइबर्स थे जो कि पैरेलली अरेंज थे। अब ये जो फाइबर्स हैं इनसे क्या निकलती हैं? फाइब्रिल्स निकलती हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहा। और इन मायोफाइब्रिल से भी क्या निकलते हैं? आपके फिलामेंट निकलते हैं, जिन्हें मायोफिलामेंट कहा। तो हर मसल जो है ये छोटी हो सकती है, यानी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और अपने आप को एक्सटेंड भी कर सकती है, यानी इसमें इलास्टिसिटी होती है। ये जो है हमारी बॉडी को बढ़िया पोस्चर प्रोवाइड करती है, और हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो पोस्चर मेंटेन करना, पोजीशन मेंटेन करना और मूवमेंट करना ये मसल का ही काम होता है। अब 3 तरीके की मसल है। बाइसेप मसल का एग्जांपल आपसे 2024 में यानी इसी साल पूछा गया है आपका नीट फेज 1 में। यहां पर देखिए स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक 3 टाइप की मसल होती हैं। स्केलेटल मसल जो है इसका नाम ही स्केलेटल या स्ट्रिएटेड मसल है, क्योंकि स्केलेटल बोन से कनेक्टेड होती है, और स्ट्रिएशंस इसमें पाई जाती हैं, स्ट्रिप्स इसमें पाई जाती हैं, तो इसको स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड मसल भी कहा जाता है, राइट। तो पैरेलल बंडल्स होते हैं जो एक साथ पाए जा रहे होते हैं, और एक शीथ जो है इन पैरेलल बंडल्स को कवर करती है टफ कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें कोलेजन फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है, राइट। तो वो कवर भी हमने बकायदा बना करके देखा था। अब देखिए यहां पर यह है आपका स्केलेटल मसल, है ना। यहां पर आपकी क्या है? स्केलेटल मसल का फाइबर है ना। यहां पे दूसरा फाइबर, देन तीसरा फाइबर, देन चौथा फाइबर, ये आपके फाइबर्स हैं। यहां पर इन फाइबर्स पे कुछ निशान बने हुए हैं, यानी आपकी स्ट्रिएशंस बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल भी कहा गया। यहां पे आपके कई सारे न्यूक्लियस हैं, है ना। हर फाइबर में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर होती है। स्मूथ मसल फाइबर को अगर आप देखेंगे तो एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, और ये भी बहुत स्मूथ है, इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, और इनके एंड भी कैसे हैं? पिचके हुए हैं, यानी टेपर्ड एंड हैं। तो आपका फ्यूजिफॉर्म सेल यहां पर है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पिंडल शेप सेल यहां पर है। यहां पर अगर आप देखें तो ये आपकी कार्डियक मसल है, तो कार्डियक मसल में स्ट्रिएशंस तो है ही, आपका एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये इंटरकैलेटेड डिस्क भी है, तो इस फाइबर को इससे कनेक्ट कर रही है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क है जो इस फाइबर को इससे कनेक्ट कर रही है, और यहां पर ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है। सो ये इकलौता ऐसा मसल है जिसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, तो ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, और इंटरकैलेटेड डिस्क है जो अलग अलग मसल फाइबर्स को साथ में कनेक्ट कर रही हैं, जिस वजह से ये एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, पूरा दिल आपका एक साथ धड़क सके। ये हमने यहां पर देखा, राइट।
तो स्मूथ जो मसल है दे टेपर एट बोथ द एंड्स, ऐसा लगता है इनके दोनों एंड्स किसी ने चिपका दिए हों, फ्यूज कर दिए हों, तो इसे फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप सेल भी कहा जाता है। और इनमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रिएशंस। इनमें अगर कोई स्ट्रिएशंस नहीं होती तो जाहिर सी बात है तभी इनको हमने स्मूथ कहा। सेल जंक्शंस जो हैं इनके बीच में पाए जा सकते हैं, जैसे आपका गैप जंक्शंस हो सकते हैं जो इनको साथ बांध करके रखते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू की शीथ भी होती है, कोलेजन की आपकी शीथ भी हो सकती है यहां पर। जैसे कि ब्लड वेसल है, इसमें जो पतली सी मसल की लेयर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसमें जो मसल की लेयर है ये आपकी स्मूथ मसल की लेयर होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इनको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी नीट 2024 में पूछा था, यानी अल्टीमेटली आपको एक ऐसा क्वेश्चन बना के दिया था जिसमें एक एग्जांपल ले लिया स्केलेटल मसल का, एक एग्जांपल ले लिया आपका स्मूथ मसल का, और एक एग्जांपल ले लिया कार्डियक मसल का, और इनको मैच द फॉलोइंग आपको करना था। तो कार्डियक मसल जो है नाम से ही पता लग रहा है कार्डियक, कार्डियक स्टैंड्स फॉर हार्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में ही मसल पाई जाती है, राइट। सेल जंक्शंस जो हैं आपके कार्डियक मसल के सेल्स को साथ में फ्यूज कर देती हैं, यानी यहां पर भी जंक्शंस पाए जाते हैं, इन्हें कम्युनिकेशन जंक्शन कहा जाता है ना। ये स्पेशल फीचर है कार्डियक मसल का। यहां पर क्या पाए जाते हैं, आपके इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं, यानी ऐसी डिस्क जो कि इंटरकैलेशन करा दें, जोड़ दें आपके दो सेल्स को, यहां पर आपका क्या करा दें, फ्यूजन करा दें दो सेल्स के बीच। तो पूरा का पूरा जो हार्ट है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ यूनिट, पूरा का पूरा जो हार्ट है एक यूनिट के तरीके से आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा का पूरा हार्ट एक साथ ही धड़कता है। यह है आपका मसल। एक बार हार्ट का एनिमेशन हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारे पास हार्ट का एनिमेशन है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा दोस्त, है ना। लेट्स चेक, होना चाहिए वैसे हमारे पास हार्ट का एनिमेशन, और धड़कता हुआ दिल अगर मिल जाए तो उससे बढ़िया तो और क्या ही होगा, है ना। आप भी बताइएगा अगर मुझसे मिस हो जाए तो। सबसे एंड में है, एक सेकंड भाई, गलती से कुछ दूसरी चीज टच हो गई, है ना। सबसे एंड में दिया हुआ था, ये हमारा दिल है, एकदम धड़कता हुआ ही मिल गया, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। देखिए समझ लीजिए मैंने यहां पर कोई सिग्नल दिया कॉन्ट्रैक्शन का, अब यहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दिया है तो मैं चाहूंगा कि पूरा हार्ट एज अ यूनिट धड़के, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है ये पूरा का पूरा पार्ट देखो एक साथ धड़क रहा है, तो ये सिग्नल यहां से यहां जाना चाहिए, यहां से यहां जाना चाहिए। फिर यहां के सेल्स पे सिग्नल आ गया है, यहां के सेल्स पे सिग्नल आ गया है, मैं चाहूंगा ये सिग्नल यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए। फिर यहां तक सिग्नल आ गया, यहां तक सिग्नल आ गया, मैं चाहूंगा ये सिग्नल यहां से यहां जाए, मैं चाहूंगा ये सिग्नल यहां से यहां जाए, और धीरे धीरे सिग्नल फैलता 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 आपके पूरे हार्ट को जकड़ लेगा, और आपका हार्ट जो है एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ेगा। यही बात है, यही बात है सर। आपका जो पूरा का पूरा हार्ट है ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ेगा, जहां पर भी स्टिमुलेशन आएगी उसके आसपास के सेल्स, उसके आसपास के मसल फाइबर्स ऑटोमेटिकली साथ साथ धड़कने लग जाएंगे। मैंने आपके पास भी भेज दिया है, आप भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये एज अ यूनिट धड़क रहे हैं, दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट। और एज अ सिंगल यूनिट ये क्यों काम कर पा रहे हैं, बिकॉज इनके बीच में क्या है, इंटरकैलेशंस है, राइट। समझ लीजिए कि आपने 5 बच्चों को खड़ा किया है और उन 5 बच्चों के हाथों को आपने चिपका दिया है ना। मेरा ये जो हाथ है दूसरे बच्चे के हाथ से चिपका दिया एकदम बढ़िया तरीके से, अब हम अलग नहीं हो सकते। और ये वाला जो हाथ है दूसरे बच्चे के हाथ से चिपका दिया, है ना। अब अगर आप पहले बच्चे को खींचेंगे तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगा, अब मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा हूं तो मेरे साथ जो बच्चा है वो भी मेरे पीछे पीछे आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके लीग बनती चली जाएगी और सारे बच्चे ऑटोमेटिकली खिंचते चले जाएंगे। सिमिलरली यहां पर आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजेंगे तो पूरा हार्ट जो है एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली आपका यहां पर बढ़िया तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी, राइट। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद आपको और मजा आएगा, है ना। सर नहीं आया यार, मैंने सेंड कर दिया है, देखिए यहां पर सेंड टू स्टूडेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब हम सेंड कर देते हैं तो बच्चों पे चला जाता है। अगर नहीं आया तो इट्स कंप्लीटली फाइन, जो दिख रहा है वही है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर नहीं आया तो इट्स कंप्लीटली फाइन, दिखाई तो दे ही रहा है, राइट। चलिए यहां तक क्लैरिटी है, ये है आपकी मसल, ये है आपकी मसल दोस्त। कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे मसल के?
मसल के कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। आज हमारा टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो टिश्यू का रिवीजन लेक्चर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। जो आपका पूरा का पूरा टिश्यू है उसको मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर रैप अप कर दूं और एनसीईआरटी को आधार बना के चलूं। राइट, कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं दोस्त, फटाफट बता दीजिए। यस, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइए, पहला क्वेश्चन है तो 45 सेकंड का टाइम ले लेते हैं, है ना। हालांकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है। कई लोगों के पास पोल थोड़ा लेट पहुंचेगा। आराम से इस सवाल को सुन लीजिए, देख लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। स्केलेटल मसल्स आर डैश इन नेचर एंड हेल्प्स इन डैश। स्केलेटल मसल कैसे है नेचर में और किस चीज में हेल्प करते हैं? स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री? इसी से आपका आंसर निकल जाना चाहिए। स्केलेटल मसल्स को मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूं, तो ये वॉलेंट्री है। तो इनवॉलेंट्री वाले मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिए। इनवॉलेंट्री वाले मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। वॉलेंट्री है तो मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करेंगे, कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? इसी चैप्टर में ये शब्द इस्तेमाल हो चुका है दोस्त। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ म्यूकस और म्यूकस ऑफ और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन करता है? सिलिया। सिलिएटेड एपिथेलियम में हमने लाइन पढ़ी थी, ये काम आपके मसल का नहीं है। मूवमेंट ऑफ बॉडी, अगर मैं चल फिर पा रहा हूं, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। यही तो हमारे स्केलेटल सिस्टम का काम है ना। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसका काम नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? ए आ जाएगा। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। 85% लोगों ने सही कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। यहां पे एकदम कांस्टेंट चलता है हमारा सिस्टम। कल भी जितने बच्चे आंसर कर रहे थे उनका नंबर यही 84 to 85% था। आज भी, मतलब कितना भी आसान आपसे सवाल पूछ लीजिए, 85% से ऊपर आपका पोल कभी जाता ही नहीं है। मतलब सीधा सीधा है कि इतने ही बच्चे हैं जो थोड़ा सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, है ना। बाकियों को तो स्पैम से फुर्सत मिल जाए तो शायद कुछ करें। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ फीचर ऑफ। इसमें तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, फिर भी आपको 30 सेकंड दे दिए क्योंकि दिस इज द मिनिमम दैट आई कैन गिव, है ना। क्या हुआ यहां पर दोस्त, आराम से देखिए। प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ फीचर ऑफ, अभी बकायदा आपको एनिमेशन लगाकर दिखाई थी। इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब ऐसे डिस्क जो इंटरकैलेशन बनाए, अलग अलग सेल्स को कनेक्ट कर दे, जिससे कि आपका एक पूरा ऑर्गन एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ये इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाई जाती हैं? ये कम्युनिकेशन जंक्शन किसमें पाए जाते हैं? आपका कार्डियक मसल्स के अंदर। स्केलेटल मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं थी, कोई ब्रांचिंग नहीं थी। स्मूथ मसल में कोई इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं थी, थोड़े बहुत गैप जंक्शन जरूर पाए जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क कहां पर पाई जाएंगी? कार्डियक मसल में पाई जाएंगी। बहुत सिंपल सवाल और बहुत सिंपल इसका जवाब। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। राइट, 91% है ना। दिल पे लग गई यार बात आपके, है ना। 91% लोगों ने इस बार सही जवाब दे दिया है। आइए एक और शानदार सवाल, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं इस टॉपिक से। कोई भी पीवाईक्यू आप उठाकर देखना। व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स? इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में, जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टमक है, या वॉल ऑफ ब्लड वेसल है, इसमें किस प्रकार के आपके मसल्स पाए जाते हैं? भाई सिंपल ये देखने की कोशिश करिए, क्या इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? आप खुद कर सकते हो कंट्रोल, है ना। क्या इंटेस्टाइन को मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं। तो क्या ये स्केलेटल हो सकता है? नहीं, एलिमिनेट कर दिया, है ना। क्या ये दिल है? नहीं भाई। क्रिएटेड मतलब आपका वही स्केलेटल हो गया। तो उत्तर क्या हुआ आपका? स्मूथ। स्मूथ मसल्स आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। बहुत आसानी से ये सवाल आप कर सकते थे, बहुत सिंपल सवाल है। 87% लोगों ने सही कर दिया है, दैट्स वेरी वेरी गुड। आइए, बस इतना ही आपको पढ़ना था मसल्स के अंदर। मसल्स का एक्टिव रिकॉल ले लिया जाए एक बार फटाफट से। मसल्स का एक्टिव रिकॉल लेते हैं और फिर न्यूरल टिश्यू पे बढ़ते हैं। मुश्किल से आपका 15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। राइट, आराम से देखिए दोस्त, आराम से देखिए कि आपने अभी तक मसल के अंदर क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने मसल के अंदर पढ़ा वो ये था कि मसल जो है दोस्त, दीज आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी आपका मीजोडर्म नाम की जर्म लेयर से सारे के सारे मसल के सेल्स डराइव होते हैं। मसल के सेल्स बनाने वाले सेल्स को क्या कहते हैं? मायोब्लास्ट सेल्स।
मसल जो है इनका काम किस चीज में है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है। और मसल के सेल्स की 4 मेन प्रॉपर्टीज थी, CEEE, जिसको हम सी कह रहे थे। सी मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी छोटी हो सकती है, ई मतलब एक्सटेंसिबिलिटी यानी बड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी होने वाली चीज को हम इलास्टिक कहते हैं। एज वेल एज इसको क्या दिया जा सकता है, सिग्नल भी दिया जा सकता है, एक्साइट भी किया जा सकता है, यानी एक्साइटेबिलिटी इसका चौथा फीचर है। फिर हमने मसल के स्ट्रक्चर को पढ़ा कि एक जो मसल है इसमें कई सारे फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स के गुच्छों को हम फाइबर्स बंडल कहते हैं। यानी एक मसल में कई सारे फाइबर बंडल, एक बंडल के अंदर कई सारे फाइबर्स, फाइबर के अंदर कई सारे फाइब्रिल्स, और फाइब्रिल्स के अंदर कई सारे फिलामेंट। यानी सबसे बड़ी मसल, उसके बाद बंडल, उसके बाद फाइबर, उसके बाद फाइब्रिल, उसके बाद फिलामेंट। ये आपके मसल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। फिर आज हमने बात करी टाइप ऑफ मसल के बारे में। सबसे पहली मसल की इमेज अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिए। सर पहली मसल जो आपने बनाई थी वो थी स्केलेटल मसल। स्ट्रेट स्ट्रेट आपने फाइबर्स बनाए थे जिनके ऊपर आपने कई सारी लाइनें बनाई थी, यानी स्ट्रिएशंस यहां पर थी। तो इस मसल को, स्केलेटल मसल को स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। और नाम ही स्केलेटल मसल है, यानी ये बोन से कनेक्टेड होगी, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर रही होगी। और बोन से कनेक्टेड है तो इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वॉलंटरी एक्शन से काम कर रही होगी। हमने इन मसल फाइबर्स के बीच में कई सारे न्यूक्लियस भी बनाए थे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसिटियम कंडीशन यहां पर पाई जाती है, राइट। इन मसल्स के ऊपर आपका एक टफ कनेक्टिव टिश्यू का लेयर भी लगा रहता है, एक प्रोटेक्टिव शीथ भी लगी रहती है जो प्राइमरीली कोलेजन की बनी होती है। फिर हमने बात करी स्मूथ मसल के बारे में। स्मूथ मतलब बहुत चिकनी है, स्मूथ है, साफ है, इनके ऊपर कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, सो दे आर अनस्ट्रिएटेड। बहुत बीच से मोटे हैं ये सेल और पतले होते जा रहे हैं एंड पे, यानी स्पिंडल शेप है, फ्यूजिफॉर्म है, या इनके एंड्स कैसे हैं, टेपर्ड हैं। और हर फाइबर में आपका एक ही न्यूक्लियस है, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड है। जैसे कि आपका ब्लड वेसल की वॉल में, आपके स्टमक की वॉल में, इंटेस्टाइन की वॉल में पाए जा सकते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी इनवॉलंटरी मसल होते हैं। और इनके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जा सकती है। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक मसल, जिसमें ब्रांचिंग भी आपको देखने को मिल रही थी, इंटरकैलेटेड डिस्क भी थी जो अलग अलग फाइबर्स को साथ में कनेक्ट कर रही थी। हर चैम्बर में एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा था, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन थी। और इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से पूरा का पूरा हार्ट एज अ कंप्लीट ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था। तो इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन कार्डियक मसल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो पूरे हार्ट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है नहीं, उस चीज पे मेरा ध्यान भी नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ट अपना काम कर रहा है, यानी ये भी इनवॉलंटरी है। मेरी मर्जी के बिना ये अपना काम हमेशा करते रहता है। इन पॉइंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। वॉलंटरी मतलब दोस्त ऐसे काम जो मैं खुद करा सकता हूं। भाई मुझे मेरा फोन उठाना है यहां से, दिस इज वॉलंटरी एक्शन। मैंने अपना फोन उठाया, मैं फोन उठाना चाहता था और मैंने वॉलंटरीली जाके फोन उठा लिया, मेरी मर्जी से ये काम हुआ है। लेकिन अब मेरा हार्ट जो है धड़क रहा है कंटिन्यूअसली, मेरी मर्जी नहीं है उसमें। मैं अभी अगर चाहूं कि मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दे तो बंद नहीं करेगा, यानी इट इज इनवॉलंटरी। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, वो जब तक अपना काम करेगा ठीक तरीके से करेगा। उसको हमारी बॉडी के हार्मोन्स या न्यूरॉन्स जो सिग्नल दे रहे हैं उसी प्रकार से वो अपना काम करेगा और कुछ भी नहीं। दीज आर इनवॉलंटरी, राइट। चलिए टेस्ट में यहां तक आएगा, अभी जो पढ़ा है यहां तक आएगा, टेस्ट में आपका यहां तक आएगा। अभी मैंने जो शब्द बोले हैं सिर्फ यहां तक है ना। बाकी एक स्लाइड बचती है हमारी न्यूरल टिश्यू की, इसको भी फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फटाफट बता दीजिए यहां तक आपको क्या मस्कुलर टिश्यू समझ में आ चुका है, तारा रारा हो चुकी है दोस्त। यार वॉइस का पंगा नहीं है, मुझे पता नहीं लग रहा कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, बिकॉज कंटिन्यूअसली लेक्चर चल रहा है ना। और हमारे साथ यहाँ पर सर भी कनेक्टेड है, मेरे पास मैसेज आ जाता है अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, आई इंस्टेंटली गेट सम मैसेजेस। एक इंसान है, हमारे दोस्त हैं जो हमेशा आपका लेक्चर सुनते रहते हैं, हमारा लेक्चर सुनते रहते हैं, है ना। कोई भी गड़बड़ होती है तो वो हमें झटपट इन्फॉर्म करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। तो आप टेंशन मत लीजिए अगर वॉइस कम आ रही है, आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है दोस्त, और या तो आप स्पैमिंग कर रहे हैं जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दिमागी बीमारी का इलाज अभी मैं कर पाऊं इतना मैं सक्षम नहीं हूं। धीरे धीरे सीखेंगे, कर लेंगे कुछ, है ना, अभी नहीं है। दिमागी बीमारी से याद आया, आइए दिमाग जिस टिश्यू से बनता है उस टिश्यू के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। चलिए आइए दोस्त, न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू का ओरिजिन कैसा होगा। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन कैसा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर से बन सकता है। आपका मस्कुलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू कैसा था, मेसोडर्मल इन ओरिजिन था।
न्यूरल टिश्यू कैसा था? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन था सर। ओरिजिन क्या है इसका? एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, एज इट इज ये बात आपकी यहां पर क्लियर हो गई। फंक्शन क्या है भैया इसका? फंक्शन क्या होगा? इट इम्पार्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑन आवर बॉडी। दिमाग क्या है? हमारे शरीर का बॉस है, हमारे सारी की सारी एक्टिविटीज को यही कंट्रोल करता है। तो ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर आवर बॉडी इज एक्सर्टेड बाय न्यूरल टिश्यू। ग्रेटेस्ट कंट्रोल, तो इसका मेन काम जो है आपके न्यूरल टिश्यू का या नर्वस टिश्यू का मेन काम जो है किसमें है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उन पर्टिकुलर कामों को कंट्रोल करना, और किस तरीके से हो रहा है उनको कोऑर्डिनेट करना। यानी अगर हमारी बॉडी एक ऑफिस है तो उसका सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? आपका ब्रेन है। आपका ब्रेन ही सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और जो जो काम हो रहा है उनके लिए सिग्नल्स भी कौन भेजता है? आपका ब्रेन ही भेजता है। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए न्यूरल टिश्यू का पहला कंपोनेंट क्या होगा? आपने सुनी हुई होगी ये चीज, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यहां पर अगर मैं बोलूं व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू, तो वो क्या है? पहला कंपोनेंट क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। कौन है भैया जी? बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, न्यूरॉन ना। न्यूरल टिश्यू का नाम ही इसी के ऊपर है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन तो आपका यहां पर क्या है? आपका मेन स्ट्रक्चर है, मेन सेल है, जो कि आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। और दूसरे किस प्रकार के सेल्स आपके यहां पर पाए जा सकते हैं? दूसरे किस प्रकार के सेल्स पाए जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में आपने नहीं सुन रखा है। जो नहीं सुन रखा है वही जरूरी होता है, राइट? क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे। नाउ आपका बचा हुआ जो पार्ट है, इनको आप क्या कहते हैं? ग्लियल सेल्स। इनको आप क्या कहते हैं? ग्लियल सेल्स कहते हैं। इन ग्लियल सेल्स के बहुत सारे काम हैं दोस्त। इन ग्लियल सेल्स के बहुत सारे काम हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिख लीजिए। ग्लियल सेल्स क्या है? दे मेक मोर देन 50% पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू। यानी हमें लगता है न्यूरल टिश्यू में मेन तो आपके न्यूरॉन्स ही होंगे, लेकिन आधे से ज्यादा वॉल्यूम जो है, 50% से भी ज्यादा पार्ट जो है, वो कौन बनाता है? आपके ग्लियल सेल्स बनाते हैं, राइट? ये जो ग्लियल सेल्स हैं करते क्या है? इनके फंक्शंस क्या क्या है? आराम से देखिए, इनके फंक्शंस क्या क्या है। पहला फंक्शन जो है वो इनका आता है टू प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। अगर ब्रेन में ब्लड फ्लो के थ्रू गलती से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएगा कौन? खत्म कौन करेगा? आपके ग्लियल सेल्स। इसके अलावा अगर आप देखें, टू सपोर्ट न्यूरॉन्स, इसके आसपास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पतले पतले तार जैसे आपके न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेक ना हो जाएं, इसके आसपास मोटी मोटी लेयर्स आपकी बनी हुई होती। इसके अलावा अगर आप देखें, टू नरिश न्यूरॉन्स, खाने पीने का माल प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन, एटसेट्रा। यानी न्यूरॉन्स को खाना देना, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना, न्यूरॉन्स की रक्षा करना, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारा का सारा काम कौन करते हैं? ग्लियल सेल्स करते हैं। और ये आपके नर्वस टिश्यू का मोर देन 50% पार्ट बनाते हैं। यानी हमें लगता है कि ज्यादातर पार्ट जो है ये तो न्यूरॉन बनाता होगा न्यूरल टिश्यू का, ऐसा नहीं है। ज्यादातर पार्ट आपका ग्लियल सेल बनाते हैं। न्यूरॉन इज लेस देन 50% कॉम्पोनेंट, राइट? अब देखिए कि न्यूरॉन जो है और ग्लियल सेल जो है ये आपके कितने टाइप के होते हैं, है ना? बेसिक यहां पर डिस्कशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सीएनएस। यहां पर हमने बनाया सीएनएस, यहां बनाया पीएनएस। ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर एक इमेज दिखाई है। सीएनएस क्या है दोस्त? सीएनएस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीजें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीजें आती हैं सिर्फ। पहली जो चीज है वो है आपकी ब्रेन, और दूसरी जो चीज है ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ये दो चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो सीएनएस में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आया, आपका ब्रेन प्लस आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहां पर आई, करेक्ट। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी यहां पर आई, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली जितनी भी बाकी नर्व्स हैं जो आसपास के ऑर्गन्स में जा रही हैं, पेरिफेरल पार्ट्स में जा रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहते हैं। यानी ऑल द नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम सीएनएस, राइट। यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल नर्व्स कमिंग आउट ऑफ सीएनएस। इसलिए मैंने यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनाया है, इसीलिए मैंने यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनाया है, ना ब्रेन बनाया है यहां पर, ना स्पाइनल कॉर्ड बनाया है, लेकिन इनसे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो बनाई है। तो सेंटर पे जो पाई जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बची हुई पेरीफेरी पे जो है यह आपकी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। इसको सिर्फ समझना है कि कोई बोल दे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो क्या है, आपकी बॉडी के सेंटर पे पाई जाने वाली, आपकी बॉडी के बीचों बीच एक लाइन खींचिए, सबसे बीच में क्या आएगा, ऊपर दिमाग, और बीच में आएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जरा सी दिमाग के नीचे, और पेरीफेरी मतलब चारों ओर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपकी नर्व्स निकल रही हैं, जो बॉडी में चारों ओर जा रही हैं, ये आपकी क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब अगर आप ग्लियल सेल्स को देखते हैं, तो यहां पर आपके जो ग्लियल सेल्स हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स क्या है, न्यूरॉन तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। ये जो ग्लियल सेल्स हैं ये कैसे हो सकते हैं, ये ग्लियल सेल्स पहले होंगे माइक्रो ग्लियल सेल्स, माइक्रो मतलब छोटे, छोटे ग्लियल सेल्स होंगे, माइक्रो ग्लियल सेल्स। इनका काम क्या है, माइक्रो ग्लियल सेल्स का काम क्या है, प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपका घुस चुका है नर्वस टिश्यू में, न्यूरॉन्स के आसपास, तो उनके साथ मारधाड़ करने का काम किसका है, माइक्रो ग्लियल सेल का। ये आपका पहला टाइप ऑफ ग्लियल सेल है। दूसरा है आपका मैक्रो ग्लियल सेल, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो ग्लियल सेल, मैक्रो मतलब बड़ा। इनको क्या कहा जाता है, स्टार शेप होते हैं तो इनको एस्ट्रोसाइट भी कहा जाता है, एस्ट्रोसाइट भी कहा जाता है। एस्ट्रो मतलब एस्टर लाइक यानी स्टार लाइक। ये क्या करते हैं, मैक्रोग्लियल, मैक्रो मतलब बड़ा साइज है, बड़ा साइज है तो क्या करेंगे, फूड स्टोर करेंगे, यानी ये नरिश करते हैं न्यूरॉन को, ये नरिश न्यूरॉन्स, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी खाना पीना प्रदान करते हैं, फूड मटेरियल प्रदान करते हैं, तो खाना पीना न्यूरॉन्स को दे रहे होते हैं, राइट। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या कर सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं, मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड न्यूरॉन, है ना। और यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेन जो ग्लियल सेल्स है, इन्हें क्या कहा जाता है, स्वान सेल, आपने सुने भी होंगे स्वान सेल्स। यहां पे क्या है, स्वान सेल्स, मेन यही है। स्वान सेल्स क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं, यानी दे ऑल्सो मेक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड न्यूरॉन, प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड, राइट। ये आपके ग्लियल सेल्स हैं, यानी न्यूरॉन तो आपका मेन सेल है ही, लेकिन उसके आसपास कई सारे ग्लियल सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन को खाना भी देंगे। अगर कोई माइक्रोब आ गया है न्यूरॉन के आसपास
तो उससे लड़ाई भी करेंगे और ओवरऑल कुशनिंग भी करेंगे, यानी न्यूरॉन के आसपास कई सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे कि डायरेक्टली उसको कोई हमला ना कर पाए, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ भी बनाएंगे। जैसे कि आपके माइक्रोग्लियल सेल लड़ते हैं, छोटे छोटे हैं, दंगा मस्ती करते हैं। मैक्रोग्लियल सेल बड़े हैं, फूड स्टोर करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं आपके न्यूरॉन्स को। ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। पीएनएस में भी आपके स्वान सेल्स प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। अब मेरे दोस्त, ये जो न्यूरॉन है ये दिखता कैसा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये न्यूरॉन्स आपका दिखता कैसा है और इंफॉर्मेशन आपकी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो समझ लीजिए यहां पर आपका न्यूरॉन का मेन स्ट्रक्चर है, मेन बॉडी है, इसको क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ न्यूरॉन। क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ये है बॉडी ऑफ न्यूरॉन। अब इस बॉडी ऑफ न्यूरॉन में क्या हो रहा है? अब इस बॉडी ऑफ न्यूरॉन में एक साइड से सिग्नल आ रहा है और एक साइड से आपकी कमांड जा रही है ना भाई? मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक सिग्नल आया, तो न्यूरॉन जो है इसका एक पार्ट सिग्नल रिसीव करेगा और दूसरा पार्ट उस सिग्नल को आगे भेजेगा टुवर्ड्स सेकंड न्यूरॉन, जिससे कि धीरे धीरे तार के बाद तार के बाद तार, आपने कई सारे छोटे छोटे तार जोड़ रखे हैं जो आपकी बॉडी में फैले हुए हैं, है ना? तो समझ लीजिए यहां से अगर मेरे को सिग्नल आ रहा है कि मुझे पेन चुभ रहा है, उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए लेट से 3 तार लगते हैं। एक तार ने सिग्नल लिया और आगे भेज दिया, यहां एक तार खत्म। फिर इस तार ने दूसरे तार को सिग्नल दिया और इसने आगे सिग्नल भेजा, दूसरा तार खत्म। दूसरे तार ने तीसरे तार को सिग्नल दिया और आपका ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंच गया, तीसरा तार भी खत्म। यानी पहले तार ने किसको सिग्नल दिया? दूसरे तार को। दूसरे तार ने किसको सिग्नल दिया? तीसरे तार को। लेकिन तीसरे तार ने किसको सिग्नल दिया? ब्रेन को। सिमिलरली अब आपका ब्रेन जो है वो मुझे सिग्नल दे रहा है कि भैया अपने हाथ को रिमूव कर लो। तो समझ लीजिए यहां भी 3 तार हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ब्रेन ने पहला सिग्नल किसको दिया? पहले तार को। पहले तार ने दूसरे तार को, लेकिन दूसरे तार ने सिग्नल दिया मसल को कि भैया अपना हाथ पीछे खींच लो। यानी जाते टाइम सिग्नल तार से तार में भी जा सकता है, तार से तार में भी जा सकता है और फाइनली ब्रेन में भी पहुंच सकता है। आते टाइम सिग्नल तार से तार में भी जा सकता है, तार से तार में भी जा सकता है और तार से मसल में भी जा सकता है। सिमिलरली मुझे किसी ग्लैंड से कोई सिक्रीशन करानी है, कोई हार्मोन निकलवाना है, तो मैं न्यूरॉन्स का सिग्नल मसल की जगह उस ग्लैंड में भी भेज दूंगा और वो ग्लैंड जो है उसे पता लग जाएगा कि न्यूरॉन का सिग्नल आ गया है, मुझे हार्मोन रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं, लेट मी रिलीज द हार्मोन। तो सिग्नल जो है इस तरीके से काम करते हैं। करेक्ट? तो यहां पर आप देखिए ये जो आपका न्यूरॉन का पार्ट है जो सिग्नल लेकर के आता है, ये जो आपका न्यूरॉन का पार्ट है जो सिग्नल लेकर के आता है, इसको क्या कहते हैं? एफरेंट। एफरेंट। एफरेंट मतलब ए फॉर आना। ए फॉर आना, है ना? आना की स्पेलिंग लिखो, ए फॉर आना। जो सिग्नल लेके आए एफरेंट, और यहां से सिग्नल जो लेकर जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? इफरेंट। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब जाना, तो इसको बोलेंगे एफरेंट। राइट? और ये जो सिग्नल है ये किसी को भी जा सकता है। सिग्नल टुवर्ड्स मसल या ग्लैंड, किसी को भी जा सकता है। और ये जो सिग्नल है पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। यानी मैं किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट भी कर सकता हूं कि भैया कुछ बनाओ ताजा ताजा। यानी ये जो सिग्नल है स्टिमुलेटरी सिग्नल भी हो सकता है। भाई अगर किसी ने स्विच का आविष्कार किया है तो सिर्फ पंखा चलाने के लिए थोड़ी किया है, पंखा बंद भी तो कर सकते हो। तो किसी ग्लैंड को मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया बहुत हार्मोन बन गए, खत्म कर दो बस अब, है ना? तो पॉजिटिव सिग्नल भी जा सकता है कि चलो बेटा हार्मोन बनाओ, और नेगेटिव सिग्नल भी जा सकता है कि बहुत गया हार्मोन, बहुत बन गया भैया, अब शांत हो जाओ। दोनों प्रकार के सिग्नल्स यहां पर हो सकते हैं। स्टिमुलेटरी सिग्नल भी हो सकते हैं और आपके इनहिबिटरी सिग्नल भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के सिग्नल यहां पर होते हैं। करेक्ट? न्यूरॉन का डायग्राम देख लीजिए भैया, कैसा होता है न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है यहां पर कई सारी ब्रांचेस होती हैं, पतली पतली ब्रांचेस, जहां से सिग्नल अंदर आता है।
यहाँ पर आपकी कई सारी पतली पतली ब्रांचेस होती हैं जहां से आपका क्या होता है, सिग्नल अंदर आता है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, बहुत लंबा सा पार्ट है जहां से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। और आपकी यहाँ पर नर्व एंडिंग है जहां पर सिग्नल आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, किसी ग्लैंड या मसल तक पहुंच जाता है या किसी दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी ही ब्रांचिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर भी आपको ऐसी ही ब्रांचिंग्स देखने को मिलेंगी। ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, राइट। आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर है पर ये होता ऐसा ही है। अब देखिए, यहाँ आपका सेंटर पे पाया जा रहा है न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर पे पाया जा रहा है न्यूक्लियस। यहां देखिए आपको क्या देखने को मिला, यहां क्या देखने को मिला, दीज आर द पार्ट्स जहां से सिग्नल एंटर करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सिग्नल एंटर करता है, यानी ये जो डेंड्राइट्स हैं ये सिग्नल को सेंस कर लेते हैं और ये सिग्नल आपका अंदर आ जाता है, न्यूरॉन में आ जाता है। डेंड्राइट तक सिग्नल आ जाता है, ये आपका कहाँ घुस जाता है, न्यूरॉन में घुस जाता है ना। कोई भी डेंड्राइट आपका सिग्नल ले सकता है और फिर ये सिग्नल कहाँ चला जाता है, न्यूरॉन में चला जाता है। ये न्यूरॉन की मेन बॉडी में चला जाता है। ये जो न्यूरॉन की मेन बॉडी है, ये जो न्यूरॉन के सेल का मेन पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोन। साइटोन मतलब सेल बॉडी। भाई आप अभी सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। याशिका मैम आपको बॉटनी पढ़ा रही हैं, आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाई है मैम ने। तो सेल बायोलॉजी को प्यार से क्या कहते हैं, साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो का मतलब ही होता है सेल। तो ये साइटोन है, तो ये मेन सेल बॉडी है। यानी यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर न्यूक्लियस पाया जाएगा, यहां पर सारी चीजें पाई जाएंगी जो एक सेल में पाई जाती है ना। यहां पर आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे, यहाँ पर आपके बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, यहाँ पर राइबोसोम वगैरह भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो कुछ राइबोसोम्स बना भी सकते हो। कई सारी ऑर्गेनेल्स यहाँ पर पाई जाएंगी क्योंकि ये सेल की मेन बॉडी है। तो यहाँ पर आपके राइबोसोम्स भी देखने को मिले, यहाँ पर आपके राइबोसोम्स भी देखने को मिले, ये भी आपको देखने को मिले। अब क्या है दोस्त, यहां पर ये सिग्नल आया, इस साइटोन से होते हुए सिग्नल कहां चला जाएगा, इस साइटोन से होते हुए ये सिग्नल जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे पहुंचेगा। सिग्नल ये जो आपके न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है पीले कलर की, इससे ट्रांसमिट होगा आगे की साइड, और फिर कहां चला जाएगा, आगे की साइड चला जाएगा, आगे की साइड चला जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपका मोटा पार्ट है, ये जो लंबा सा आपका पार्ट है, मोटा सा पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो आपका डेंड्राइट से सिग्नल आया, साइटोन में पहुंचा, साइटोन के बाद एक्सॉन से होता होता कहां चला गया, आपका नर्व एंडिंग पे चला गया, नर्व एंडिंग पे चला गया। न्यूरॉन की एंडिंग है ये, यहां से आपका कहां जा सकता है सिग्नल, या तो किसी दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा एक तार से दूसरे तार पे, या आपका सीधा लेकर के जाएगा किसी ग्लैंड पे, या लेके जाएगा किसी मसल पे, आपका अपने निर्धारित जगह पर पहुंच जाएगा। ये जो आपका सिग्नल है कहां से ट्रांसफर हुआ, इस सेल मेम्ब्रेन से। सिग्नल गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, करेक्ट। यहां पर कुछ आपके सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना रहे होते हैं, इनको क्या कह रहे थे हम, स्वान सेल कह रहे थे। तो इन स्वान सेल्स ने एक प्रोटीन प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना दी, है ना। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कई चीज इसके अंदर भरी हुई है। ये आपका क्या है, ये है आपका स्वान सेल। और इसने लाइनिंग बना दी है आपका पूरे के पूरे न्यूरॉन के ऊपर, यहां से यहां तक पूरे न्यूरॉन पे लाइनिंग हो सकती है। इसको क्या कह सकते हैं हम, माइलिन शीथ कह सकते हैं। ये एक शीथ है, इसको कहते हैं माइलिन शीथ। लिपिड इसमें बहुत भरा होता है, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी इसमें खूब होता है। माइलिन शीथ इसको कहा जाता है ना। इसमें लिपिड बहुत ज्यादा होता है।
आपने सेल बायोलॉजी जस्ट अभी खत्म करी है बॉटनी में, आपको पता होगा कि एक मेम्ब्रेन जो है उसमें लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर आप आरबीसी की मेम्ब्रेन की बात करें तो 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। लेकिन अगर आप माइलिन शीथ की बात करें तो लिपिड यहां पर अप टू 80% भी हो सकता है, प्रोटीन आपका 15-16% होता है। तो ये आपकी माइलिन शीथ है जो यहां पर आपकी बनी, जो कि आपके न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। डेंड्राइट से सिग्नल आए, मेन बॉडी में चले गए साइटोन में, और यहां से सिग्नल आगे एक्सॉन में ट्रांसफर कर दिए गए और नर्व एंडिंग तक पहुंचा दिए गए। अब तार के आगे तार जोड़ रखा है तो अगले न्यूरॉन में सिग्नल चला जाएगा, और अगर सिग्नल आपका सारे तारों से पास हो चुका है तो किसी ग्लैंड या मसल तक चला जाएगा, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार का सिग्नल हो सकता है। यहां पर मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूं दोस्तों, एक बहुत प्यारी एनिमेशन दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे न्यूरॉन से न्यूरॉन में सिग्नल जाता है, कैसे न्यूरॉन से न्यूरॉन में सिग्नल जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल एनिमेशन, है ना। कहां चले गए भैया, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ल्यूरोब्रैकिया, एचआईवी, सिलोम, एंडोक्राइन ग्लैंड, केमिकल सिनेप्स। आइए, सेंड कर दिया है मैंने आपके पास, फिर आप बोलना मत सर सेंड नहीं किया, आपके सामने क्लिक कर रहा हूं, सेंड टू स्टूडेंट्स, जा भी चुका है, ठीक है। अब किसी के डिवाइस में अगर ना पहुंचे तो टेंशन नहीं लेनी, यहां पे देखते रहना है। देखिए दोस्त, ये आपका पहला न्यूरॉन है, दिस इज योर फर्स्ट न्यूरॉन, और ये है आपके न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, जो आपको यहां पर दिखा रखी है। ये आपके पहले न्यूरॉन का एंड पार्ट है, और ये आपके दूसरे न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है। ये पहले न्यूरॉन का आखिरी पार्ट और ये दूसरे न्यूरॉन का पहला पार्ट, यानी ये क्या है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, सबसे पहले सिग्नल लिया होगा डेंड्राइट ने, साइटोन पे पहुंचाया होगा, और उसके बाद एक्सॉन की एंडिंग पे पहुंचा दिया होगा, यानी ये नर्व एंडिंग है, ये एक्सॉन की एंडिंग है, राइट। यहां पर क्या है, एक्सॉन का एंड है ये, और अब यहां से सिग्नल जाएगा दूसरे न्यूरॉन में, यानी कि ये क्या है, दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत है। सिग्नल लेने का काम किसका है, डेंड्राइट का है, तो ये क्या हो गया, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। सिंपल बात है, सिंपल बात है सर, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। अब देखिए, अगर कोई दो तार साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में सिग्नल ट्रांसफर करना आसान होता है। जैसे मेरे पास यहां पर एक पाइप है और एक तार है, समझ लीजिए एक सिग्नल है जो इस तार से यहां से चला, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट हुआ, टिक 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 करते सिग्नल यहां पहुंच गया, यहां तक सिग्नल पहुंच गया है। अब ये सिग्नल दूसरे तार के पास जा रहा है ना, आई हैव दिस वायर, ये दोनों वायर अगर कनेक्शन में है, अगर साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है एक तार से दूसरे तार में, ऐसे ही इस तार से इस तार में अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो कोई पंगा ही नहीं है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स की तरह डायरेक्ट कनेक्शन है, तो यहां से यहां सिग्नल झटपट जा सकता है, ये दोनों कनेक्शन में है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच में गैप है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर गैप है तो इस वाले न्यूरॉन के एंड से कुछ केमिकल रिलीज होंगे और वो केमिकल इसमें चले जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में गैप है तो केमिकल सिनेप्स बनेगा, ये दोनों साथ अटैच नहीं है, ये वाला कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा और वो केमिकल यहां पर इस सेल की बात को पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे सेल्स में जो बात होती है वो केमिकल्स के थ्रू ही तो होती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके यहां से क्या निकल जाएंगे, कुछ केमिकल्स निकल जाएंगे, और ये केमिकल्स आपके आगे पहुंच जाएंगे यहां पर अगले न्यूरॉन में। ये जो केमिकल्स हैं, जो गोल मटोल आपको यहां पर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो का मतलब न्यूरल सिग्नल, ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करने वाले। ऐसे केमिकल्स जो एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट कर रहे हो, इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए दोस्त, सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे सेल्स के बीच में पाया जाता है वो क्या है, एसिटाइल कोलिन। यह आपका सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसने क्या किया, झटपट इस सेल से निकल के इंफॉर्मेशन इस सेल तक पहुंचा दी। यह इंफॉर्मेशन अब इस डेंड्राइट से इसके साइटोन में जाएगी, फिर एक्सॉन में जाएगी, एंड देन अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से तार टू तार यानी वायर टू वायर कम्युनिकेशन होती है। समझ लीजिए ये आखिरी आपका क्या है, यहां पर न्यूरॉन है, आखिरी न्यूरॉन है, तो ये किसके पास भेजेगा सिग्नल, या तो ग्लैंड के पास या मसल के पास, है ना। अगर ग्लैंड के पास भेजेगा तो ग्लैंड आपका
अगर एंडोक्राइन हुआ तो हार्मोन रिलीज कर देगा, और मसल के पास भेजेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिंपल। ये आपने यहां पर देखा, ठीक है। ये है आपका न्यूरॉन, दिस इज योर न्यूरॉन, करेक्ट। और ये है इनके बीच का साइनेप्स, ये पूरा का पूरा एक न्यूरॉन है, इसका एंड है, और ये अगले न्यूरॉन की बिगिनिंग है। इनके बीच में देखिए इस प्रकार से आपके कुछ पोर्स हैं, जहां से आपके एसिटाइल कोलिन रिलीज हुए और यहां पर पहुंच गए। कई बच्चे लिख रहे हैं डोपामीन, यस डोपामीन इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर, सेरीन इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे सेल्स के अंदर, एसिटाइल कोलिन इज द मोस्ट कॉमन वन जो कि हम यूज करते हैं, करेक्ट है। ये है आपकी एनिमेशन टू अंडरस्टैंड द न्यूरल टिश्यू। आगे बढ़े, एनसीईआरटी की रीडिंग करा दें और कुछ क्वेश्चंस करें। क्या यहां तक सबको क्लैरिटी है एकदम? ये जो सारी की सारी चीजें हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये सारी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी रिपीट होंगी। अगर आपको लगता है कि सर कुछ चीज मेरे को याद नहीं हुई, समझ में आ गई पर याद नहीं हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आगे एज इट इज रिपीट होंगी, इससे ज्यादा डिटेल में ही रिपीट होंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। हालांकि हमने बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक पढ़ लिया है, बट फिर भी आपको आगे ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, न्यूरल टिश्यू के ऊपर ग्रेटेस्ट कंट्रोल हमारी बॉडी के ऊपर किस टिश्यू का होता है? आपका न्यूरल टिश्यू का होता है ना। मेन सेल्स यहां पर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। एक्साइटेबल सेल हैं क्योंकि ये भी सिग्नल ले सकते हैं, तो सिंपल सी बात है ये तो, राइट। न्यूरोग्लियल जो सेल हैं या ग्लियल सेल जिनको बोला, ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, एंड दे मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। 1/2 यानी आधे से ज्यादा न्यूरल टिश्यू में यही भरे होते हैं, यानी 50% से ज्यादा आपके ग्लियल सेल्स ही भरे होते हैं। जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाता है तो डिस्टरबेंसेस जो है, सिग्नल्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस जो है, ये जनरेट हो जाती हैं और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, जैसा कि अभी हमने एनिमेशन में भी देखा और डायग्राम में भी बनाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपके ये सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। सिग्नल्स गेट ट्रांसमिटेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बकायदा इस मेम्ब्रेन से होते हुए आपके सिग्नल्स जा रहे होते हैं आगे की तरफ, राइट। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग, अगर न्यूरॉन के एंडिंग पर पहुंच चुके हैं या आउटपुट जोन पे पहुंच चुके हैं, तो ये स्टिमुलेशन भी कॉज कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव सिग्नल भी आ सकता है, या इनहिबिशन भी कॉज कर सकते हैं, नेगेटिव सिग्नल भी आ सकता है आपका अदर सेल्स पे या अदर न्यूरॉन्स पे। यहां देखिए, ये है आपके डेंड्राइट जहां से सिग्नल अंदर जाएगा, यह आपकी साइटोन या मेन बॉडी जहां पे न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेल्स मिलेंगी, और यह है आपका एक्सॉन। ये आपका यहां पर न्यूरॉन देखने को मिला। न्यूरॉन के आजू बाजू जो आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं गोल मटोल, ये ग्लियल सेल्स हैं। सिर्फ यहां नाम दिया हुआ है न्यूरोग्लिया, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। कोई इसके टाइप नहीं बताए हैं, पर हमने सुना माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में, छोटे छोटे हैं, डिफेंसिव हैं, इसको न्यूरॉन को बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। मैक्रोग्लियल सेल्स बड़े हैं तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे? खाना पीना प्रदान करेंगे। देन उसके बाद आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इस न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग बनाएंगे आपके सीएनएस में, और पीएनएस में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाएगा कवरिंग? आपके स्वान सेल्स। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम कर देंगे आपकी छुट्टी आज के लिए। आइए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना? ठीक है, 30 सेकंड में हो जाएगा। Which of the following tissue exerts greatest control over the body's responsiveness and changing conditions? हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स देने का काम किसका है? सिंपल सा ये सवाल है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम किसका है? बहुत सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, टॉपिक का नाम ही पूछ लिया है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, पीवाईक्यू है, 2022 में पूछा गया था। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, कोई घुमाना नहीं है यहां पर क्वेश्चन को, है ना? सिंपल है, सिंपल है दोस्त, बहुत इजी, बहुत मजेदार। इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स टू मार्क करेक्ट चॉइस। देखते हैं भाई क्या होता है, लेकिन हाँ 90% तो आना चाहिए, ज्यादा ही आना चाहिए, पर हाँ आपका थोड़ा सा जो नेचर है उसके हिसाब से मैं 90 बोल रहा हूँ बाकी बैच में मैं शायद 95 बोलता। ठीक है यार, 93 आया है, इट्स वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नया पोल लगाते हैं, नया पोल ले लेते हैं दोस्त।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गंदी बात का पता लगाना है, गलत बात का पता लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बात का पता लगाइए। न्यूरॉन्स आर यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम कौन है? न्यूरॉन्स, एकदम सही बात है। न्यूरोग्लियल टिश्यू आर मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू ऑफ बॉडी, 50% से ज्यादा ये बनाते हैं, एकदम सही बात है। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस, सबसे ज्यादा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम यही करता है, एकदम सही है। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स बोथ आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स कब से एक्साइटेबल हो गए? इनका काम प्रोटेक्शन का है, सपोर्ट का है, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम इनका नहीं है। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा कि ये सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। 50% लोग ही सिर्फ कर पाए, 40% लोग कहां फिसल गए? न्यूरोग्लियल टिश्यूज आर मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टिश्यूज, न्यूरोग्लियल टिश्यूज आर मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यूज ऑफ बॉडी, करेक्ट तो है। अगर आप देखें तो बोला गया है मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा। मोर देन हाफ मतलब क्या? आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा है न्यूरल टिश्यू का। भाई न्यूरॉन्स आपके 50% से कम है, ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल टिश्यू जो है ये 50% से ज्यादा है, तो सही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? सिली मिस्टेक, भाई सिली मिस्टेक से थोड़ा सा बचिए, अपने आप को संभाल के रखिए, बचा के रखिए। अगला देखिए, सिंपल सवाल है, लिखाया हुआ है बकायदा नोट्स के अंदर, आराम से देखिए सवाल को एक बार। When न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, उसको सिग्नल दे दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है कहां से ट्रेवल करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटल या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? सारी बातें फालतू की हैं, एक ही चीज यहां पर लिखवाई गई है और सीधा सीधा यहां पर आपको वही बात करनी है। एक ही चीज लिखवाई है, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। आपका सबसे पहले सिग्नल कहां आया? डेंड्राइट में आया, उसके बाद आपका साइटोन में गया और फिर एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक चला गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, यही आपका आंसर है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना? बहुत बढ़िया। ये आपका आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट वेरी श्योर, अराउंड 67% लोगों ने सही कर दिया है। 12, 11, 9 यानी सबने बराबर गलतियां करी है, तो ऐसा किसी टिपिकल हम लोग ऑप्शन पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि यहां गलती हुई होगी। तमेजा, हर्ष, अवंतिका, अलबर, लावण्या, रंजीत, इशिता, आद्रिका, साद्या एंड अनुराग आर ऑन टॉप रैंक्स, और बाकी सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो दैट्स वेरी वेरी गुड। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। ये कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूरल और मस्कुलर टिश्यू के जो मॉड्यूल्स में दिए हुए हैं, अदरवाइज आप पंच से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए टॉपिक की। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो खत्म हो गया। प्लीज लेट मी नो कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया या नहीं। क्लास एंड हो चुकी है एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? कुछ स्टूडेंट्स तो यार मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ थम्स डाउन करने के लिए ही आते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज जब भी मेरी स्टूडेंट से बात होती है हमेशा हर स्टूडेंट बहुत पॉजिटिव फीडबैक देता है और सब स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आ रही होती हैं, बच्चा बहुत प्यार करता है। बट मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा दोस्त कि क्या ऐसी मजबूरी है जीवन में? अगर किसी ने पैसा देके भेजा है तो मुझे बताओ, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हुआ तो उतना पैसा मैं ऑफर कर दूंगा, लेकिन बच्चों को आराम से पढ़ाई करने दो मेरे भाई। वॉइस आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, सर छोटा लिखो, सर बड़ा लिखो, सर मकोड़े जितना लिखो, सर डायनासोर जितना लिखो, ये सारी चीजें बहुत बचकानी चीजें हैं। नाउ यू आर इन 11th क्लास, और 11th क्लास बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्लास है। आप में से लगभग, मैं आपको डेटा बताता हूं, बुरा मत मानिएगा दोस्त, एज अ बड़ा भाई मेरा आपके लिए कंसर्न बहुत ज्यादा है, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग सही राह पे रहें और मैं जितना हो सके आपको बचा पाऊं। लेकिन मैं आपको उतने ही गहरे खड्डे में कूदने दे सकता हूं जितनी लंबी मेरे पास रस्सी है। अगर आप खुद ही गड्ढा खोद खोद के नीचे जाते रहोगे तो शायद एक टाइम के बाद मैं या कोई और टीचर आपकी मदद ना कर पाए। मैं आपको ये रियलिस्टिक डेटा बता रहा हूं, आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा जो 5, 7, 10 साल से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लगभग 80% स्टूडेंट्स 11th क्लास खत्म करने के बाद रोते हैं और अगले बैच में आकर ये बोलते हैं कि सर 12th में हमें कुछ खास चीजें समझ में नहीं आ रही, एंड दे बिकम एन एविड स्पैमर। अपने आप को लूजर घोषित कर चुके होते हैं 11th के एंड तक और बोलते हैं कि हमारी 11th बर्बाद है। और अगर आपको शक है, 12th क्लास के किसी भी बैच लॉन्च में जाइए, जो लाइव बैच लॉन्च होते हैं, लक्ष्य में जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी 12th क्लास के बैच में जाइए और चैटिंग को देखिए, लाइव चैट को देखिए, आपको ऐसे 1000 बच्चे मिल जाएंगे लाइव चैट में बैठे हुए जो सिर्फ एक बात लिखते हैं, 11th बर्बाद, 11th बर्बाद, 11th बर्बाद, 11th बर्बाद।
10th के बाद 11th का सिलेबस अचानक से बढ़ता है एंड बच्चे इतना कोप अप नहीं कर पाते। उनको लगता है मास्टर जी क्या ही पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी तो बेवकूफ हैं, एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइजेस कर लेंगे, 11वीं में अच्छे नंबर आ जाएंगे, 12वीं में भी एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइजेस कर लेंगे, 4-5 साल के पेपर कर लेंगे और आराम से नंबर आ जाएंगे। लेकिन नीट में यह फंडा काम नहीं करता। मैं जानता हूं कि नीट में बहुत लिमिटेड आपका सिलेबस है और बहुत इजी आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस भी आपको इजी तभी लगेंगे जब आपका सिलेबस पूरा है और कम से कम 5-6 बार रिवाइज्ड है। अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी मुंह उठा करके नीट क्रैक कर लेता ना। फिर इतना संघर्ष क्यों होता, इतना हसल क्यों होता 650-660 नंबर लाने के लिए? तभी कर लेते। आप में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, मेरे को स्पैमर से कोई लेना देना नहीं है और मेरे को उन बच्चों से जेन्युइनली बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं पढ़ना चाहते, उनकी क्लैरिटी है दिमाग में कि हाँ भाई हमको पढ़ना नहीं है, तो वो लीक से वैसे ही बाहर हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मौज मस्ती करो, 11th क्लास में सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो रिवीजन लेक्चर से भी आपका काम चल जाएगा, जो मैं हर चैप्टर के एंड में रिवीजन लेक्चर दूंगा, उससे भी आप 11th पास कर जाओगे, तो कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन मूड बन जाए नीट के लिए पढ़ने का उस दिन दोबारा क्लास में एंटर कर लेना। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उनके लिए मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज गेट सीरियस और चीजों को बार बार रिवाइज करते जाइए और नई इंफॉर्मेशन को वेलकम करिए, बहुत दिल से दोनों हाथ खोल के खुली बाहों से वेलकम करिए, बिकॉज यही चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा अलग बनाएंगी बाकी बच्चों से। अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर उछल गया एंड ओनली यू आर एबल टू सॉल्व इट, सिर्फ पूरे भारत में लेट से 10-15 हजार बच्चा ही उसको सॉल्व कर पा रहा है, तो वो एक मेरिट सेटिंग क्वेश्चन है। वही आपको 6-7 लाख बच्चों की भीड़ से अलग बनाएगा। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। जो आपको सच में ही लीक से बाहर ले जा रहा है उस क्वेश्चन के लिए तो तैयार रहिए ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में बुराई नहीं है, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चंस इस बार जो आपका लास्ट टू लास्ट संडे पेपर हुआ था, जो लगभग 1560 बच्चों का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन बाहर उछाले हैं एनटीए ने, एंड इट कैन बी अ कॉन्क्रीट इंडिकेशन कि आगे जाने वाले टाइम में थोड़े से बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर का स्टैंडर्ड तो बढ़ाना ही पड़ेगा एनटीए को, इतने बच्चे टॉप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो यू शैल बी रेडी टू मैनेज दैट स्टैंडर्ड, टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, टू बीट दैट स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड से ऊपर बैठे हो हम, पेपर से नजरें भी ना मिला रहे हो, पेपर को नीचे मुंडी करके देखना पड़े कि भाई तुम मेरे सामने, मेरी प्रिपरेशन के लेवल के सामने कुछ भी नहीं हो। जिस लेवल की तैयारी मैंने करी है, जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं करके बैठा हूं, जिस लेवल की थ्योरी मैं पढ़ के बैठा हूं, जितनी बार मैंने रिवीजन किया है, उस पेपर की आंखों में आंखें डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत नीचे झुक के पेपर का स्तर आपको देखना पड़ेगा, इतनी भयंकर तैयारी चलेगी। लेकिन उसके लिए यू नीड टू बी रेडी एंड यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिव एंड यू नीड टू बी पॉजिटिव, और वो भी शुरू से, क्योंकि 11th में अभी मौसम बहुत सुहाना है दोस्त। स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत मजा आता है, लेकिन जब चीजें छूटने लग जाती है ना हाथ से, बहुत गड़बड़ हो जाती है। उसे हाथ से छूटने मत देना। मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं एज अ एल्डर ब्रदर, मेरा सच में यह कंसर्न है कि पढ़ने वाले बच्चों का बिल्कुल नुकसान ना हो। 12th में इस बार इतने बच्चे हमको मिले हैं, लक्ष्य में जो 1.0 बैच है उसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, और हो सकता है आपको भी अगली बार मैं लक्ष्य में पढ़ाऊं। तो मेरे दोस्त वहां पर कई सारे बच्चे हैं जो यही बोलते हैं कि सर आपने जो बातें बताई थी 11th में अर्जुना में, अगर हम वो कर लेते तो आज हम इससे बेटर पोजीशन पे बैठे होते। अब उनमें से कई बच्चों को 11th भी अच्छे से करनी पड़ रही है, अर्जुना के ही पुराने लेक्चर से उनको 11th भी करनी पड़ रही है रिवाइज, और 12th भी संभाल रहे हैं। अब दो नावों पे पैर रख रखा है। अब यहाँ पे भी जो मेहनती बच्चा होगा वो कर लेगा, पर अगर आप स्टार्टिंग से ही मेहनत कर सकते हो तो दिक्कत नहीं है ना, बाद में आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि अगले साल आपको नीट भी निकालना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पूरा फोकस अगर डाइवर्ट हो जाएगा 11th और 12th दोनों में, आप दो नावों पे पैर रख के सवार हो जाओगे, तो नीट तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपका फेब और मार्च का महीना तो बोर्ड के एग्जाम में निकल जाएगा। अप्रैल में आप तभी 11th रिवाइज कर पाओगे, तभी 12th रिवाइज कर पाओगे जब आपने 10-12 बार उन कॉन्सेप्ट्स को पहले से पढ़ा हो। 5-6 बार तो इसी बार पूरा सिलेबस पढ़ डालो, और मेरे से जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट हो वो बेझिझक मांग लेना दोस्त। आज मैं आपको एनोटेटेड एनसीईआरटी रात तक प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी की पूरी टिश्यू चैप्टर आपका एकदम डन हो जाएगा एनोटेटेड एनसीईआरटी से, है ना। उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टैग्ड होंगे, आप इस एनसीईआरटी का कलर प्रिंट निकाल लीजिएगा। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सिर्फ कॉकरोच ऐसा टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी से बाहर है, बाकी सब कुछ हम जो पढ़ने वाले हैं वो नई एनसीईआरटी से है स्ट्रिक्टली। तो कॉकरोच की और टिश्यू की मैं आपको एनोटेटेड एनसीईआरटी प्रोवाइड कर दूंगा। आप बोलोगे सर हमें आपके नोट्स चाहिए, नोट्स बना दूंगा। अब रिवीजन लेक्चर जो आएगा इस चैप्टर का वो माइंड मैप के फॉर्मेट में आएगा, उनको प्रिंट निकलवा लो। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन यू नीड टू बी रेडी फॉर द इन्फॉर्मेशन, है ना, और बहुत आराम से हम लोग कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीक हम रिवीजन लेक्चर डालेंगे और फ्रॉग महाराज की स्टडी हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो भाई।
डन 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 डन। टेस्ट सिलेबस यहीं तक बस, है ना, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, हद से हद यहीं तक, इसके अलावा कुछ नहीं। डाउट ले लीजिए सर, डाउट बताइए दोस्त। सर वायरस के लिए अलग किंगडम क्यों नहीं है? वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए किंगडम क्यों बनाएंगे? एक ऐसी चीज जो जिंदा नहीं है उसको लिविंग सिस्टम में हम लोग क्यों रखें? वायरस का अगर खुद का सेल होता, वायरस की अगर खुद की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती, खुद का अपना मेटाबॉलिज्म होता, तो उसको लिविंग कंसिडर करते, उसको एक किंगडम अलॉट करते। अब अगर वो लिविंग है ही नहीं, अगर हमारी बॉडी के बाद इनर्ट क्रिस्टलाइन बिहेवियर है उसका हमारी बॉडी के बाहर, तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको अलग से किंगडम नहीं दी। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? नोट्स और एनोटेटेड पीडीएफ आपको नोट्स के सेक्शन में ही मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा कुछ देर बाद, है ना। सर आपकी एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी? नोट्स सेक्शन में ही मिल जाएगी। मैं अभी बीएम सर से बोल के लगभग थोड़ी देर में 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको एनोटेटेड एनसीईआरटी दे दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। समरी लेक्चर इसी वीक मिल जाएगा, मतलब अभी तो आज सैटरडे है, तो संडे के बाद जो अभी वीक स्टार्ट होने वाला है इसमें आपको कोशिश करेंगे कि समरी लेक्चर दे दिया जाए। अच्छा समरी लेक्चर बनाऊंगा, और मेरे समरी लेक्चर में बहुत मेहनत होती है। आप देखोगे समरी लेक्चर तो आपको लगेगा कि कुछ बवाल हो गया है, तो इसीलिए वो वन टाइम बनेगा, लेकिन उसमें मेहनत बहुत करी हुई होगी। पूरा एक माइंड मैप बन जाएगा, 1-2 पेजेस में आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो समरी लेक्चर को जरूर देखिएगा और बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है ना। डमी शेड्यूल, यार देखो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जब मन हो रहा है तो पढ़ो, जब मन नहीं हो रहा है चद्दर तान के सो जाओ, रोटी पानी खाओ, एसी की ठंडी हवा में, पंखे की ठंडी ठंडी हवा में, प्रकृति की गोद में सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना प्रेशर मत लो। एक होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस, और दोनों में बहुत फर्क है। हमें लगता है दोनों टर्म्स ही नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेशर गिव्स यू ग्रेट एनर्जी। जब एग्जाम से पहले का प्रेशर होता है तो एक रात में कैसे 500 पन्ने रिवाइज कर देते हैं, 200 पन्ने रिवाइज कर देते हैं, 300 पन्ने रिवाइज कर देते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव प्रेशर। अगर आपको पॉजिटिव प्रेशर लेना आ गया तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। तो प्रेशर एक अच्छी चीज है, स्ट्रेस एक बुरी चीज है। स्ट्रेस मतलब आप एकदम सर पकड़ के बैठ गए कि नहीं भैया हाय और रब्बा हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लो, प्रेशर जो है इसको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करो एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट वंडर्स। तो जब आपको पढ़ने का मन हो उसी टाइम पे पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मजा करो पढ़ाई के साथ साथ, इंफॉर्मेशन को एंजॉय करो, यही है भाई बस दुनियादारी में। बॉटनी की भी एनसीईआरटी दे दीजिए, मैं अलग अलग बैचेस में दूंगा तो आपको भी प्रोवाइड करता रहूंगा, डोंट वरी। सर आप जब हमारे बैच में आए आई थिंक मैं सबसे ज्यादा खुश था, और सर कोई डाउट नहीं आता और सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्लस क्लास अटेंड करने से फिर भी रिवीजन कर लेता हूँ। अरे आदित्य भाई थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। समरी लेक्चर दे देंगे भाई इस वीक। टेस्ट सिलेबस मस्कुलर न्यूरल टिश्यू, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू वैष्णवी मेरी दोस्त, थैंक यू, थैंक यू सर फॉर द मोटिवेशन एंड योर सपोर्ट। चांदनी मेरी दोस्त थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। आपकी वजह से जुलॉजी से प्यार हो गया है भैया, यू आर द रियल किंग ऑफ बायो, आई एम योर बिगेस्ट फैन विपू भैया, लॉट्स ऑफ लव। पुलकित भाई थैंक यू सो मच भाई, लव यू भाई। व्हाट इज न्यूरोग्लिया? आमिर खान भाई, न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स को छोड़ के जो बच गया अड़ंग सड़ंग साइड का सब न्यूरोग्लिया है। एवरीथिंग इज न्यूरोग्लिया एक्सेप्ट न्यूरॉन्स। तो आपने जो जो लिखा है वो सब नोटबुक में लिखना है क्या? डिपेंड्स अपॉन यू। नोट्स बनाने हैं बनाइए, वरना एनसीईआरटी में मार्क करिए, चल रही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल टिश्यू में आती है क्या? ऑब्वियसली, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ऑब्वियसली न्यूरल टिश्यू में ही आएगी ना। तो सीएनएस में क्या रहा आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो नर्वस टिश्यू का पार्ट हो गया ना, है ना। समरी लेक्चर इस वीक मिल जाएगा दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। ओके सर प्लीज टेल मी रेगुलर स्कूल शेड्यूल, इट्स हार्ड टू बैलेंस द स्कूल कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। देखिए रेगुलर स्कूल है, आराम से स्कूल अटेंड करिए, उसके बाद अगर रिकॉर्डेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो 1.5x पे आप देख सकते हैं। रेगुलर आपकी जो क्लासेस हो रही हैं वो देखना चाहते हैं तो रेगुलर पेज पे देख सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। कोशिश करेगा कि स्कूल का टाइम अच्छे से मैनेज करें और स्कूल के हॉलीडेज अच्छे से मैनेज करें, और आप महीने में 3-4 छुट्टी इंट्यूटिवली मार लें। जिस दिन आपको लगे कि कोई मैथ वाले सर एब्सेंट होने वाले हैं या बायो वाले सर एब्सेंट होने वाले हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको अगर लगे कि आज यार 2 ही क्लासेस होने वाली हैं, इनके नोट्स तो मैं किसी भी दोस्त से लेकर के कॉपी कर लूंगा, उस दिन इंटेंशनली छुट्टी मार लो। मैं ऐसा करता था, मुझे जब भी ऐसा लगता था आज स्कूल में बहुत कम काम होगा या कोई अनाप शनाप चीज होगी, बहुत ज्यादा काम का आज कुछ नहीं है, स्कूल जाने का कोई सीन नहीं है, उस टाइम पे मैं छुट्टी मार लेता था, और ऐसा होता भी है ना। आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। अलग अलग
पीरियड कभी कभी खाली निकल जाते हैं स्कूल में, उनमें आप अपना होमवर्क कर सकते हो, या आप हमारे बैच की जो नोटबुक है वो स्कूल ले जा सकते हो और रिवाइज कर सकते हो जब भी आपको जैसे टाइम मिले, क्योंकि टाइम उतना ही है सबके पास, 24 घंटा ही है। तो अब आप अपने ट्रांसपोर्ट का टाइम, अगर आप बस में जाते हो तो है ना, थोड़ा बहुत रिसेस का टाइम, इन्हीं सबको यूज कर सकते हो। बिकॉज मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू कंप्लीट माई होमवर्क इन क्लास ओनली। अगर वो होमवर्क लास्ट पीरियड में दिया गया है तो अलग चीज है, उससे पहले अगर कभी भी होमवर्क दिया गया है तो जब टीचर स्विच करते थे 5 मिनट में, उसमें भी मैं निकाल के एक आधा आंसर लिख लेता था। और मेरा लगभग लगभग अगर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो रही है, 3-4 बजे तक तो सारा काम रैप अप हो जाता था। फिर आई यूज टू फोकस ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अलग अलग चीजों की मैं स्टडी करता था। तो सिमिलरली आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, सिंपल चीजें हैं, राइट। और धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बनेगी, ऐसा नहीं है अचानक से बन जाएगी। यू नीड सम टाइम, और वो टाइम बहुत पेशेंस के साथ आपको देना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते। तो भागने की कोशिश भी मत करना। अगर किसी प्रोसेस को, किसी हैबिट को बनने में 2 महीना लग रहा है तो 2 महीना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की लाइफ सेट हो जाएगी। अगर पढ़ाई आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगी, अगर पढ़ाई आपके डेली शेड्यूल का एक कोर पार्ट बन जाएगी, तो आगे तो बची हुई जिंदगी के लिए आपने एक अच्छी चीज अपना ली है ना जीवन में, तो अच्छी बात है। उसके लिए अगर आपको 2-3 महीने संघर्ष करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर, है ना। चलिए दोस्त, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अंदर से खुशी हो रही है और अब हम लोग फ्रॉग महाराज की स्टडी करेंगे, और साथ साथ कॉकरोच में आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा। आफ्टर फ्रॉग आराम से हम लोग कॉकरोच को भी कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग फिजियोलॉजी में एंटर करेंगे, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। और भाई स्पैमिंग कम किया करो, बिना पढ़ने वाले बच्चे सीरियस हो जाइए। पढ़ने वाले जो लोग हैं उनका तो अलग से पकड़ में आता है व्यवहार, तो आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन हाँ जो नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज बी अ बिट सीरियस, जिससे कि थोड़ा कुछ अच्छा लाइफ में हम लोग कर पाए, राइट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।